अस्वीकरण। ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अवमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। साथ ही इसमें 18 जोड़ कंटेंट या ऑडियो हो सकता है। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इसे पढ़ें या सुनने से पहले अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति लें। धन्यवाद। अध्याय 76। सहयोग। शांत हॉल में लाल निगाहों का एक समूह मेज पर रखी 1000 से अधिक छोटी छोटी जेड की बोतलों को टकटकी लगाए देख रहा था। शायद ही किसी ने कभी इतनी बड़ी मात्रा में औषधियां देखी हों। उसकी गुलाबी जीभ अनजाने में उसके लाल होठों को चाट रही थी। इतनी सारी औषधियों को देखकर शियाओ यू भी उतनी ही स्तब्ध थी। कुछ क्षण बाद वह अपनी स्तब्धता से बाहर निकली और आंखों में चमक लिए उसने काले लबादे वाले व्यक्ति को देखने के लिए अपनी दृष्टि घुमाई। खिड़की के पास बैठी हरे वस्त्रधारी युवती ने सुंदर शरद ऋतु के जल रंग जैसी आंखों में विस्मय की झलक लिए छोटी छोटी जेड की बोतलों से भरी मेज पर एक नजर डाली। उसकी दृष्टि एक बार फिर काले लबादे वाले व्यक्ति पर पड़ी। कुछ भी संदिग्ध न पाकर वह अपने हाथ में पकड़ी साधारण किताब को देखती रही। हॉल की पूर्ण शांति में काले लबादे वाले व्यक्ति ने धीरे से खांसा, जिससे उसके बगल में बैठा व्यक्ति शियाओ जान वास्तविकता में वापस आ गया। अरे! जियाओ जान शर्म से लाल हो गया और उसने शर्माते हुए हल्की सी हंसी हंस दी। काले लबादे वाले रसायन शास्त्री की ओर देखते ही उसकी निगाहों में सम्मान का भाव और भी बढ़ गया। हर रसायन शास्त्री एक ही बार में 1000 से ज्यादा औषधियों की बोतलें आसानी से नहीं निकाल सकता। महाराज, आपको शियाओ कबीले की मौजूदा स्थिति का पता होना चाहिए। हमें अपनी खोई हुई लोकप्रियता को वापस पाने के लिए औषधीय दवाओं की जरूरत है। शियाओ कबीले के लिए आपके ये कदम निस्संदेह उस समय मदद कर रहे हैं जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शियाओ जान ने कृतज्ञता से कहा। मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए शियाओ जान ने हिचकिचाते हुए फिर कहा, तो ऐसा करते हैं, हमारा शियाओ कबीला इन औषधीय दवाओं को बेचने की जिम्मेदारी लेगा। मुनाफे की बात करें तो महाराज, आप 90% लेंगे और बाकी 10% हमें मिलेगा। हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा करना हमारी गुस्ताखी है। आखिरकार हमें भी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। महाराज, इस बारे में आपका क्या विचार है? अपना प्रस्ताव समाप्त करते ही जियाओ जान घबराकर अपने सामने खड़े काले लबादे वाले व्यक्ति को घूरने लगा। उसे डर था कि वह शर्तों से संतुष्ट नहीं होगा। वर्तमान में जियाओ वंश पूरी तरह से इसी रहस्यमय रसायनज्ञ पर निर्भर था। हा, काले लबादे वाले कीमियागर ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। ये देखकर जियाओ जान के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जैसे ही वह आखिरी 10% छोड़ने ही वाला था, एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी जिसने उसे स्तब्ध और पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया। कुलपति शियाओ बहुत ही विनम्र हैं। हालांकि औषधि मैंने तैयार की है, लेकिन इसे बेचना आसान काम नहीं है। भला मैं आपका फायदा कैसे उठा सकता हूँ? चलिए इसे बराबर बांट लेते हैं, 50-50। हा। काले लबादे वाले आदमी की बातें सुनकर पहले से चिंतित तीनों बुजुर्ग और बाकी कबीले के लोग अचानक हैरानी से मुंह खोल बैठे। काफी देर तक वे अनजाने में अपने कान छूते रहे, ये सोचकर कि कहीं ये बातें सच तो नहीं है। 50-50। ये क्या साहब, क्या ये शाओ कबीले के प्रति कुछ ज्यादा ही दयालु नहीं है? मौजूदा हालात को देखते हुए अगर वे पूरे मुनाफे का 100% हिस्सा भी चाहें तो भी शाओ कबीले में कोई भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं करेगा। आसमान से मीट पाई गिरे हैं। ये वाक्य सबके दिलों में गूंज उठा जब उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। काफी देर बाद जियाओ जान धीरे धीरे होश में आया। उसने गहरी सांस ली और फिर कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, महोदय, आपके शब्दों ने हमें अभिभूत कर दिया है। हम आपकी समय पर की गई सहायता के लिए वास्तव में आभारी हैं। हम भला आपसे और क्या लाभ उठा सकते हैं? मानो यह कोई मामूली बात हो, काले लबादे वाले व्यक्ति ने अपने हाथ लहराते हुए घमंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुनाफे के इस छोटे से हिस्से में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर यह बात न होती कि तुम कभी चैन से नहीं बैठोगे, तो सच कहूं तो मैं 50% भी लेने में बहुत आलसी होता। इस तरह की घमंडी व्याख्या सुनकर जियाओ जान केवल अपना सिर हिला सका और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मैं ये औषधियां बेचने के लिए यहीं छोड़ रहा हूँ। अगर भविष्य में समय मिला तो मैं आकर इन्हें देख लूंगा। काले लबादे वाला आदमी खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अभी और काम है, इसलिए मैं नहीं रुकूंगा। कुल सरदार शियाओ को मुझे विदा करने की जरूरत नहीं है। आप जाए और बिक्री की व्यवस्था कर लीजिए। हा। उसने बेपरवाही भरे लहजे में कहा और सबकी निगाहों के बीच से हॉल से बाहर चला गया। कमरे से पूरी तरह बाहर निकलने से पहले काले लबादे वाले रसायनज्ञ के कदम अचानक रुक गए। हल्की हंसी के साथ उन्होंने कहा, जाने से पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। शाओ यान वाकई बुरी नहीं है। हा, अलविदा। ये सुनकर जियाओ जान ने अपना सिर खुजलाया। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी काले लबादे वाला आदमी हॉल से निकल गया और धीरे धीरे कोने में ओझल हो गया। काले लबादे वाले आदमी को गायब होते देख जियाओ जान ने काफी देर बाद एक छोटी सी आह भरी और कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, लगता है यानेर और इस साहब का रिश्ता कुछ असामान्य है। वरना ये व्यक्ति, जिसे हम जानते तक नहीं, हमारी इस तरह मदद कैसे कर सकता है? तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और आह भरकर सिर हिलाया। जिस तरह से उस बूढ़े रसायन शास्त्री ने शियाओ यान की प्रशंसा की थी, उससे स्पष्ट था कि वह शियाओ यान को पसंद करते थे और शियाओ कबीले की उनकी मदद निश्चित रूप से शियाओ यान से जुड़ी होगी। हॉल के अंदर शियाओ कबीले के वे सभी सदस्य जो शियाओ यान की उम्र के थे और जिन्होंने काले लबादे वाले व्यक्ति के कहे शब्द सुने थे, उनके चेहरों पर स्पष्ट ईर्ष्या दिखाई दे रही थी। खिड़की के पास नीले वस्त्र पहने युवती ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी निगाहें खिड़की से बाहर की ओर टिकी थी जब वह आकृति कोने से मुड़ी। उसकी पतली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके कोमल चेहरे पर संदेह का भाव झलक उठा। शियाओ कबीले से बाहर काले लबादे वाला आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह कम भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं पहुंच गया।
तभी काले लबादे के भीतर से एक युवा की धीमी सी आवाज आई, गुरुजी, क्या आपके पास मुझे हर वाक्य में टोकने के अलावा और कोई काम नहीं है? अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपको उनके हवाले नहीं कर दूंगा। हे, मैं तो बस अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था। अगर शियाओजान ने बचपन से ही तुम्हारा अच्छे से ख्याल न रखा होता तो मुझे इतना अच्छा शिष्य कहाँ मिलता। इसलिए मेरा उसे धन्यवाद देना ही उचित है। बूढ़े व्यक्ति ने मजाक करते हुए हंसते हुए कहा, अगर मैं उन्हें बस गोलियां दे देता तो तुम्हारे सतर्क पिता को जरूर लगता कि मेरा कोई गुप्त इरादा है। जियाओयान ने बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए चारों ओर देखा और फिर पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? हम नीलामी घर की ओर चलते हैं ताकि हम उन्हें ऊर्जा संचय पाउडर दे सकें ताकि हमें उनका कर्ज न चुकाना पड़े। यही बात मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। इसके अलावा आपने अभ्यास के लिए सभी औषधीय सामग्री जला दी है। अब अन्य औषधीय सामग्री खरीदने का समय आ गया है। याओ लाओ मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। शाओ यान ने इन शब्दों को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। कुछ उम्मीद के साथ उसने मीठी मुस्कान के साथ पूछा, गुरुजी, क्या मुझे अभी प्रथम श्रेणी का रसायनज्ञ माना जा सकता है? छी, तुम्हें क्या लगता है कि कुछ दिनों की दवाएं तैयार करने मात्र से तुम रसायन शास्त्री बन गए? औषधियां तो सबसे सरल प्रकार का अमृत होती हैं। इस तरह की चीजों को परिष्कृत करना कोई गर्व की बात नहीं है। याओ लाओ ने व्यंग्य करते हुए शियाओ यान पर बेरहमी से ठंडा पानी डाल दिया। आंखें घुमाते हुए जियाओ यान थोड़ा उदास हो गया और बोला, तो फिर मुझे वास्तव में प्रथम श्रेणी का कीमियागर कब माना जा सकता है? कीमियागरी की दुनिया में प्रथम श्रेणी के कीमियागर के लिए न्यूनतम आवश्यकता गोली के आकार की दवा को परिष्कृत करने में सक्षम होना है, न कि उस सरल प्रकार की दवा को जिसमें आपको केवल सार तत्वों को मिलाकर पेस्ट बनाना होता है। लगता है मुझे अभी काफी लंबा सफर तय करना है। ये शर्तें सुनकर जियाओ यान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और शहर के चौक में स्थित नीलामी घर की ओर बढ़ गया। अध्याय 77, सामग्रियों की आपूर्ति को तोड़ना। प्राइमा ऑक्शन हाउस, रिसेप्शन लॉबी। मेज पर एक छोटा सा जेड का डिब्बा रखा था जिसमें एक दवा की गोली शांति से पड़ी थी। चिकनी, गोल और चमकदार गोली की वजह से कमरे में एक तेज और मनमोहक खुशबू फैल रही थी जिससे सभी का ध्यान उस ओर आकर्षित हो रहा था। गोलियों को देखकर प्राइमा ऑक्शन हाउस के दो प्रबंधक याफी और गूनी अपने चेहरे पर खुशी छिपा नहीं सके। काले गाउन के आर पार जियाओ यान देख सकता था कि वे दोनों उसके सामने अपनी सारी ऊर्जा खो बैठे थे, जिससे वह मन ही मन नाराजगी और उनका उपहास व्यक्त करने लगा। अगर उन्हें पता होता कि याओ लाओ ने इस क्यूई गैदरिंग पाउडर को बनाते समय सामग्री में कंजूसी की है तो उनके चेहरे के भाव कैसे होते। शाओ यान द्वारा लाया गया क्यूई गैदरिंग पाउडर उसके द्वारा स्वयं उपयोग किए जाने वाले उत्पाद की तुलना में बहुत ही घटिया था। फिर भी याओ लाओ द्वारा आधे अधूरे मन से बनाया गया ये पाउडर याफी और गुनी दोनों को आश्चर्यचकित करने में सक्षम था। मेरे प्रिय महोदय, आपकी रसायन विद्या की तकनीकें सचमुच प्रशंसनीय हैं। आपने जो ऊर्जा संग्रहण पाउडर बनाया है उसकी तुलना 5वें स्तर के रसायन शास्त्रियों द्वारा बनाए गए पाउडर से की जा सकती है। गूनी ने हल्के हरे रंग की गोली की दिल खोलकर प्रशंसा की। काले लबादे के नीचे से एक बुरी आवाज धीमी सी सुनाई दी, कृपया इस ऊर्जा संचय पाउडर को अच्छे से ग्रहण करें। इतनी मदद मिलने के बाद मुझे अपना आभार व्यक्त करना ही था, अन्यथा मेरा अंतरात्मा बहुत व्याकुल हो जाता। हाँ महोदय, आप तो बड़े दयालु हैं। आप यहाँ अतिथि हैं और हमारे बीच का यह आडंबर मात्र मित्रों का आडंबर है। याफेई ने मुस्कुराते हुए अपने कोमल हाथों से संदूक उठाया। याओ लाओ ने कोई टिप्पणी नहीं की। याओ लाओ को तो उन बातों पर यकीन ही नहीं था, बल्कि शाओ यान ने भी उनका उपहास उड़ाया। अगर सच में ऐसा होता तो प्रीमियर ऑक्शन हाउस अब तक दिवालिया हो चुका होता। अपने कपड़ों के अंदर से शियाओ यान ने एक कागज का टुकड़ा निकाला और याफेई को दे दिया। बुरी आवाज सुनाई दी, कृपया मेरे लिए ये सामग्री ढूंढकर मेरी एक और मदद करें। कागज को उत्सुकता से लेते हुए याफेई ने मुस्कुराते हुए उस पर सरसरी नजर डाली और फिर सहमति दे दी। पिछली बार के अनुभव के बाद अब वह जरा भी संकोच नहीं करना चाहती थी। याफी ने हाथ हिलाकर एक नौकरानी को बुलाया और उसे कागज देते हुए निर्देश दिया कि वह सामग्री को जल्द से जल्द तैयार कर ले। हाथों में चाय का प्याला लिए शियाओ यान ने हल्की सी घूंट ली। अचानक उसे कुछ सूझा और कुछ ही पलों बाद याओ लाओ की आवाज सुनाई दी, मिस याफी, मेरा एक सवाल है। याओ लाओ को बोलते हुए सुनकर याफी ने मीठी मुस्कान के साथ धीरे से जवाब दिया, कृपया आगे बढ़िए महोदय। जियाली कबीले ने यहाँ से बहुत सारी औषधि सामग्री खरीदी है ना? याओ लाओ ने नीरस स्वर में पूछा। इस सवाल पर याफी का दिल थोड़ा घबरा गया और उसके प्यारे चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। गूनी से चुपके से एक नजर मिलाते हुए उसने कुछ पल रुककर जवाब दिया, पहले जियाली कबीले ने सचमुच लगभग 100,000 सोने के बराबर औषधीय सामग्री खरीदी थी और इन औषधीय सामग्रियों में कुछ औषधीय गुण भी हैं। अपना सिर थोड़ा झुकाते ही उनकी पुरानी आवाज अचानक खामोशी में गायब हो गई। काले लबादे वाले व्यक्ति के अचानक बदलते व्यवहार से याफेई का मन थोड़ा घबरा गया। वह बहुत पहले से जानती थी कि वह व्यक्ति शियाओ कबीले की मदद करने की तैयारी कर रहा था, फिर भी नीलामी घर जियाली कबीले को बड़ी मात्रा में औषधि सामग्री बेचता रहा। हालांकि वह उसके स्वभाव को नहीं जानती, लेकिन ये पूरी संभावना है कि इस बुजुर्ग सज्जन को नीलामी घर से कुछ शिकायत हो। हॉल का माहौल धीरे धीरे घुटन भरा होता गया। चुपचाप काले लबादे में लिपटे उस आदमी को देखते हुए याफी बेचैन होने लगी। अगर गूनी उसे बार बार अपनी निगाहों से न रोकती तो वह बहुत पहले ही अपना मुंह खोल चुकी होती। तुम दोनों को पता होना चाहिए कि पिछली बार इतनी सारी दवाइयां खरीदने का मेरा इरादा क्या था, है ना? काफी देर बाद उस बूढ़ी आवाज ने आखिरकार घुटन भरी चुप्पी तोड़ी। अपने लाल होठों को हल्के से चबाते हुए याफी ने धीरे से सिर हिलाया और धीमी आवाज में जवाब दिया, सर का इरादा इन सामग्रियों को परिष्कृत करके शाओ कबीले की सहायता के लिए औषधि बनाने का था, है ना? मेरे आने से ठीक पहले मैंने सभी परिष्कृत औषधियां शियाओ कबीले को सौंप दी।
थोड़ा सिर हिलाते हुए याओ लाओ ने गहरी आवाज में कहा, शायद 2 दिनों में शियाओ कबीला और जियाली कबीला वुतान शहर में लोकप्रियता के लिए औषधियों का इस्तेमाल करके प्रतिस्पर्धा शुरू कर देंगे। इस तरह के विषय का सामना करते हुए याफी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे, इसलिए उसने चतुराई से चुप्पी बनाए रखने के अलावा और कुछ नहीं किया। औषधियों के निर्माण में बड़ी मात्रा में निम्न गुणवत्ता वाली औषधीय सामग्री की आवश्यकता होती है। भूटान शहर में प्राइमा ऑक्शन हाउस के अलावा किसी अन्य दवा विक्रेता के पास इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराने की क्षमता नहीं है। चुपचाप खड़ी या फेई को देखकर याओ लाओ ने मन ही मन कहना जारी रखा। उपचार संबंधी इस लड़ाई के अंतिम चरणों में कीमत और गुणवत्ता के अलावा दवा सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति होना एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि प्राइमा ऑक्शन हाउस अब से जियाली कबीले को दवा बनाने की सामग्री मुहैया कराने से इनकार कर देगा। याओ लाओ की आवाज गूंजते ही शाओ यान की नजर काले आवरण को भेद कर उस परिपक्व सुंदर स्त्री पर पड़ी जो किसी लोमड़ी की आत्मा के समान आकर्षक थी। उसके पास वुतान शहर में 2 महीने से भी कम समय बचा था, इसलिए उसे इस समय के भीतर अपने पिता को जियाली कबीले को हराने में मदद करनी थी। तभी वह याओ लाओ के साथ प्रशिक्षण यात्रा पर निश्चिंत होकर जा सकता था। याओ लाओ की बातें सुनकर याफेई के आकर्षक चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। मुश्किल स्थिति में फंसी याफेई ने कहा, महोदय, हमारे प्राथमिक नीलामी घर का एक नियम है जो हमें कुलों के बीच किसी भी प्रकार के संघर्ष में शामिल होने से रोकता है। यदि हम आपकी बात मान लेते हैं तो यह अप्रत्यक्ष रूप से शियाओ कुल की मदद करने के बराबर होगा, जो हमारे नियमों के अनुसार नहीं है। मैं आपके लिए 2 ची गैदरिंग पिल्स मुफ्त में तैयार कर सकता हूँ। याओ लाओ ने बिना विचलित हुए कहा, महोदय, यह अमृत की समस्या नहीं है, सचमुच। 2 ऊर्जा संचयन गोलियों के प्रलोभन से याफी के कोमल हाथ कांपने लगे, फिर भी उसने सहन करना जारी रखा। 3 गोलियां, सर, याफी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसके ठीक बगल में गूनी का चेहरा बिगड़ गया। 3 क्यूई गैदरिंग पिल्स, इनकी कीमत कम से कम 500,000 सोने के सिक्के तो होंगे ही, है ना? 5 गोलियां, एक उम्रदराज व्यक्ति की उदासीन स्वर में निकली आवाज ने याफी के दिल में लगातार एक झकझोर दी। हर्रा, याफेई ने ठंडी हवा का एक झोंका अंदर लेते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखें कसकर बंद कर लीं। काफी देर बाद उसकी आंखें अचानक खुलीं और उसने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, महोदय, आप जीत गए। अब से प्राइमा ऑक्शन हाउस जियाली परिवार को कभी भी कोई औषधीय सामग्री नहीं देगा। श्रीमती याफेई की इच्छा वाकई मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर है। 1 महीने बाद मैं सामान लेकर आऊंगा। बेशक, ये तभी संभव होगा जब प्राइमा ऑक्शन हाउस मुझे निराश न करे। याओ लाओ ने हल्की हंसी के साथ कहा, सर, निश्चिंत रहिए, याफी को अच्छी तरह पता है कि कौन महत्वपूर्ण है और कौन नहीं। वैसे भी याफी को नीलामी घर में कई वर्षों का अनुभव था, इसलिए वह जल्दी ही शांत हो गई। जियाली कबीले और कम से कम चौथे स्तर के रसायनज्ञ के बीच कोई तुलना ही नहीं थी। चुनाव करना कठिन नहीं था। वास्तव में असली चुनौती सबसे अधिक लाभ कमाने के लिए सबसे उपयुक्त समय का चुनाव करना था और याफी वर्तमान परिणाम से बहुत संतुष्ट थी। अध्याय 78, प्रशिक्षण और उसके बाद सफलता। जब काले कपड़े पहने वह आदमी अपने हाथ में सामान लिए संतुष्ट होकर लाउंज से बाहर निकला, तभी याफेई ने आखिरकार चैन की सांस ली। उसका शरीर कुर्सी पर इस तरह सिमटा हुआ था कि वह किसी कुंडिका लोमड़ी जैसी लग रही थी। उसकी इस सुस्त मुद्रा में एक अनोखा आकर्षण था। ये तो वाकई बहुत साहसिक है, याफेई ने कुर्सी की ठंडी पीठ पर सिर टिकाते हुए कहा। उसके बगल में गूनी अपना माथा मलते हुए आह भर रहा था। गैदरिंग क्यूई पाउडर की 5 गोलियां। ये सच है कि वह चौथे स्तर का कीमियागर है, लेकिन फिर भी क्या उसका काम करने का तरीका थोड़ा भव्य नहीं है? याफेई ने सिर हिलाया और अपने लाल छोटे होंठों को सिकुड़ते हुए खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे लगा था कि मैं उसके दबाव का सामना कर सकती हूँ, लेकिन किसने सोचा होगा? गूनी हंसते हुए बोली, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे डर है कि तीसरी गोली का जिक्र होते होते मैं हार मान लेती। तुमने मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर 5वीं गोली तक हिम्मत बनाए रखी, इसलिए इस पर गर्व करो। मैंने जो दिखाया वो था दृढ़ता। उसका प्रस्ताव सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैं ठीक से सोच नहीं पा रही थी। पर किसने सोचा होगा कि वो इतना बेबाक होकर 2 अतिरिक्त गोलियां भी मांग लेगा? याफेई ने आंखें घुमाते हुए कहा। वह इस स्थिति पर हंसे बिना नहीं रह सकी। खैर, तथ्य तो तथ्य होते हैं और तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाने से प्राइमा ऑक्शन हाउस को 400,000 की अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद मिली। उसकी बात सुनकर गूनी ने हंसते हुए कहा। याफेई ने अपने मुंह को हाथ से ढक लिया और धीरे से कुछ प्यारी हंसी हंसी। कुर्सी से उठते हुए उसने आह भरी, लगता है अब जियाली परिवार की खैर नहीं। गूनी ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। लेकिन क्या ये थोड़ा संदिग्ध नहीं लगता? क्या हमारे प्रिय महोदय शियाओ कबीले के लिए पूरी तरह से अजनबी नहीं है? फिर भी वे उनकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? वे जियाली कबीले की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए ची गैदरिंग पाउडर की 5 गोलियां देने को भी तैयार हैं, याफी ने संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा। कौन जाने, हमारे आदरणीय रसायन शास्त्री वाकई रहस्यमय हैं, है ना? मुझे नहीं पता था कि जियामा साम्राज्य में उनके जैसा कोई व्यक्ति भी है, गूनी ने बेबसी से कहा। याफेई ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थीं। कुछ बुदबुदाने के बाद उसने जवाब दिया, लगता है कि शाओ कबीले के साथ जबरदस्त संबंध रखना जरूरी होगा। इन गोलियों से मैंने नीलामी घर का मुनाफा 4 गुना बढ़ा दिया है। देखते हैं कि अगले कर्मचारी मूल्यांकन में कोई मुझे पीछे छोड़ पाता है या नहीं, है ना? ये शब्द कहते ही उसके लाल होठों पर एक मुस्कान आ गई। अपने हाथों को पीठ पर रखते हुए वह गुनगुनाते हुए लाउंज से बाहर निकल गई। डॉट 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 नीलामी घर से बाहर निकलते हुए जियाओयान ने एक लंबी आह भरी और धीमी आवाज में कहा, शिक्षक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया करने की क्या बात है? अगर जियाली कबीले को कुचल नहीं दिया गया तो क्या तुम प्रशिक्षण यात्रा पर जाते समय ध्यान केंद्रित कर पाओगे? याओ लाओ ने बेबसी से जवाब दिया।
हे जियाओ यान मुस्कुराया और बिना कुछ और कहे उसने गलियों में अपने सामान्य घूमने फिरने के क्रम को जारी रखा, फिर एक खाली कोने में अपना काला लबादा उतारा और सावधानीपूर्वक गली से बाहर निकलकर जियाओ कबीले की ओर चल पड़ा। कबीले में वापस आकर जब जियाओ यान कभी कभार कबीले के किसी अन्य सदस्य से मिलता था तो वह महसूस कर सकता था कि उनकी निगाहों में ईर्ष्या और भी अधिक थी। स्पष्टतः आज हॉल में जो कुछ हुआ था उसकी खबर कबीले में फैल चुकी थी। शाओ यान ने इन निगाहों को अनसुना करते हुए अपने कमरे की ओर धीमी गति से चलना जारी रखा। जैसे ही वह एक मोड़ पर मुड़ा, लाल कपड़े पहने एक लड़की अचानक उसके सामने आ गई और उससे टकराने वाली थी। सौभाग्य से शाओ यान ने समय रहते ब्रेक लगा दिया और उस भयानक दुर्घटना को सफलतापूर्वक टाल दिया जो होने ही वाली थी। शाओ यान, गे आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लाल पोशाक वाली लड़की एक कदम पीछे हटी और अपना सिर उठाया। उसके युवा और मासूम चेहरे में एक अलग ही आकर्षण था। यह मेल थोड़ा विरोधाभासी था, जिसके कारण वह अपनी हमउम्र दूसरी लड़कियों से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रही थी। इस आकर्षण ने शाओ यान को बार बार उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। जिस लड़की का चेहरा खुशी से खिल उठा था वह कोई और नहीं बल्कि शाओ मेई थी। शाओ यान की निगाहें शाओ मेई के सुंदर चेहरे पर घूम गईं। अपनी नाक मलते हुए उसने नीरस स्वर में पूछा, क्या कुछ है? इस कुछ अपरिचित अभिवादन को सुनकर जियाओ मेई का तेजस्वी चेहरा थोड़ा उदास हो गया और उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया, कुलपति चाहते हैं कि जियाओ यान गे अध्ययन कक्ष में आए। हम थोड़ा चौंकते हुए जियाओ यान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, समझ गया, धन्यवाद। उसने अलविदा कहा और सामने के आंगन में स्थित अध्ययन कक्ष की ओर मुड़ गया। शाओ यान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शाओ मेई ने धीरे से कहा जब उसने शाओ यान को सीधे और स्पष्ट कदमों से दूर जाते देखा। उसकी आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी और उसने अपने होंठ दबा लिए। शाओ यान ने अपना कदम रोककर शाओ मेई की ओर बिना मुड़े ही शालीनता से हाथ हिलाया और शांत भाव से उत्तर दिया, कोई बात नहीं। शियाओ यान की दूर जाती हुई आकृति को घूरते हुए अचानक शियाओ मेई ने हिम्मत जुटाकर पूछा, शियाओ यान बियाओगे, क्या आप जियानान अकादमी के प्रवेश परीक्षा में भाग लेंगे? शायद। अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रखकर जियाओ याओ धीरे धीरे वहां से चली गई, ये शब्द कहते हुए। जब शियाओ मेई ने शियाओ यान का जवाब सुना तो उसका उदास लेकिन सुंदर चेहरा आखिरकार खिल उठा। मुट्ठी बांधकर वह वहीं खड़ी रही और शियाओ यान की आकृति को आंखों से ओझल होते हुए देखती रही, फिर उसने एक गहरी और कड़वी आह भरी और मुड़कर चली गई। डॉट 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 शाओ यान कबीले में इधर उधर घूमता रहा और अंत में एक विशाल कमरे के सामने पहुंचा। उसने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी, धीरे से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। कमरे में जियाओ जान और तीनों बुजुर्ग किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जियाओ यान को अंदर आते देखा वे सब एक साथ चुप हो गए। पिताजी, आप मुझे ढूंढ रहे थे? चेहरे पर मुस्कान लिए शियाओ यान आगे बढ़ा और पूछा। शाओ जान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और तीनों बुजुर्गों की ओर देखते हुए कुछ देर झिझकने के बाद धीमी आवाज में पूछा, आपको उस बूढ़े साहब को देखना चाहिए था, है ना? हाँ, जियाओ यान ने अपना सिर झुकाया। स्वाभाविक रूप से वह समझ गया था कि जियाओ जान किस ओर इशारा कर रहा है। क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ से आया है? जियाओ जान ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं उसे कुछ ही समय से जानता हूँ, मैं उसके मूल के बारे में कैसे पता लगा सकता हूँ? ये शब्द शियाओ यान के दिल से निकले थे क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता था कि याओ लाओ कहाँ से आया था। लेकिन मुझे पता है कि वह एक रसायन शास्त्री है, जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास, जियाओ जान ने शरारती अंदाज में डांटते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखें घुमाईं। शाओ जान ने सिर हिलाया और हंस पड़ा। अच्छे मूड में आकर उसने शाओ यान से याओ लाओ के बारे में कुछ और सवाल पूछे। हालांकि शाओ यान के उलझे हुए और बेतुके जवाबों के कारण अंत में शाओ जान को कुछ भी पता नहीं चल पाया। अरे छोटे बदमाश, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि तुम नाटक कर रहे हो या नहीं। पूरी तरह अनजान दिख रही शाओ यान को घूरते हुए शाओ जान ने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। हाथ हिलाते हुए उसने आगे कहा, छोड़ो, जाओ और अपना काम जारी रखो। अगर भविष्य में उस बूढ़े साहब से मिलो तो उन्हें नाराज मत करना। शाओ कुल का भविष्य उन्हीं पर निर्भर करता है। शाओ यान ने कंधे उचकाते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इम्फ, शाओ यान, तुम्हारी वर्तमान आभा कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली लग रही है, प्रथम एल्डर ने शाओ यान को घूरते हुए अचानक हकलाते हुए कहा। प्रथम एल्डर की बातों पर जियाओ जान भी चौंक गया और उसने अपनी निगाहें जियाओ यान पर टिका दी। कुछ ही देर में उसका मुंह खुला रह गया और वह आश्चर्य से बोला, तुमने 2 उजे तक की पहुंच हासिल कर ली है। ये शब्द सुनकर दूसरे और तीसरे बुजुर्ग के मुंह के कोने खुल गए, क्योंकि वे अविश्वास से अपने सामने खड़े युवक को घूर रहे थे। हिक, शियाओ यान ने अपना सिर खुजाया और फिर मासूमियत से अपने हाथ फैलाते हुए कहा, मुझे लगता है ऐसा ही है, मैं तो बस हमेशा की तरह अभ्यास कर रहा था और फिर अचानक मुझे एक सफलता मिल गई। इस घटनाक्रम को देखकर जियाओ जान की आंखें चौंक गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए और उसने कहा, ये किस तरह की प्रशिक्षण थी? इस दौरान जियाओ जान को जियाओ यान द्वारा किए गए चमत्कारों की आदत हो चुकी थी। हाथ हिलाते हुए जियाओ जान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुमने सफलता हासिल की। अगर तुम्हारे पास समय हो तो रैंक परीक्षा संघ में जाकर रैंक बैच प्राप्त कर लो। शाओ यान ने सिर हिलाया, उसके होंठों के कोने शरारती अंदाज में ऊपर उठे, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? सच कहूँ तो मैंने बस लगातार अभ्यास किया और फिर सफलता हासिल की। अब तुम जा सकते हो। आंखें घुमाते हुए जियाओ जान ने मजाकिया अंदाज में उसे डांटा। ये नौजवान बेवजह लोगों को परेशान कर रहा था। क्या उसे सच में नहीं पता था कि जब इन तीनों बुजुर्गों ने अपने ची साइक्लोन को संघनित किया था तो 2 बार असफल होने के बाद ही वे 2 उजे बन पाए थे। तीनों बुजुर्गों के सख्त चेहरों को घूरते हुए जियाओ यान मुस्कुराया और खिलखिलाकर हंस पड़ा। जियाओ जान द्वारा दोबारा डांटने पर ही वह अध्ययन कक्ष से बाहर भागा। उस युवक की धीमी होती हंसी सुनकर तीनों बुजुर्गों के चेहरे थोड़े
नर्म पड़ गए। एक दूसरे को देखकर वे कड़वाहट से भरे चेहरों के साथ हंसे बिना नहीं रह सके। अध्याय 79 शियाओ कबीले का जवाबी हमला। शाओ यान से बड़ी मात्रा में उपचारात्मक दवाइयों के रूप में गुप्त सहायता प्राप्त करने के बाद, हालांकि शाओ कबीले ने इस खबर को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उन्होंने पहले ही गुप्त रूप से जियाली कबीले के खिलाफ अपने जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। कुल भवन में घटी घटनाओं को शियाओ जान और तीनों बुजुर्गों ने गुप्त रखा। औषधि से संबंधित हर बात को घोर निषेध की श्रेणी में रखा गया था। कुल का कोई भी सदस्य बाहरी लोगों से इसका जिक्र नहीं कर सकता था। यदि कोई भी व्यक्ति जानकारी लीक करता तो उसे कुल के नियमों के अनुसार दंडित किया जाता। शाओ परिवार की चुप्पी के साथ साथ जियाली कबीले का व्यवहार और भी अधिक अहंकारी होता चला गया और उन्होंने शाओ परिवार के बाजार के सभी ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए बिना किसी रोक टोक के हर तरह की चाल और प्रलोभन का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद शियाओ परिवार चुप रहा। शाओ परिवार को चुपचाप देखते हुए देखकर उनके सहयोगी छोटे बलों में से कुछ निराश हो गए और उन्होंने भी गुप्त रूप से अपनी रक्षा के लिए आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। सामान्य से कुछ अधिक विचित्र वातावरण के साथ 2 दिन शांतिपूर्वक बीत गए। आज भी मौसम बेहद सुहाना और मनमोहक था और जियाली कबीले का बाजार हमेशा की तरह गर्म और भीड़भाड़ वाला था। मुख्य सड़क पर लोगों के सिर पानी की तरह बह रहे थे। वसंत ऋतु की वापसी के स्टॉल पर तो और भी ज्यादा भीड़ थी। चीखने चिल्लाने, डांटने फटकारने और हाथापाई की आवाजें एक ही जगह जमा हो गई थी। कान फाड़ देने वाली आवाजें बादलों को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। भूरे रंग के दवा काउंटर के पीछे जियाली कबीले का एक दवा विक्रेता दवा के लिए लड़ रहे भाड़े के सैनिकों को देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि दवा का एकमात्र आपूर्तिकर्ता होने के कारण उसे फायदा है। जियाली कबीले की एक प्रमुख सदस्य थी और जियाली कबीले के सबसे लोकप्रिय बाजार की प्रभारी थी। स्वागत कक्ष की दूसरी मंजिल पर खड़े होकर जियालिकू ने ऊपर से भीड़भाड़ वाली बड़ी सड़कों को नीचे देखा। उनका मोटा और तैलीय चेहरा एक संतुष्ट मुस्कान से भरा हुआ था। इस दौरान स्प्रिंग पाउडर की वापसी की बिक्री जियाली कबीले के शुरुआती अनुमानों से कहीं अधिक हो गई थी। भारी लाभ के लालच में आकर जियाली कबीला संतुष्ट नहीं रहा और उन्होंने कीमत 100 सोने से बढ़ाकर 300 सोने कर दी। शुरू में कई भाड़े के सैनिक मूल्य वृद्धि से नाराज थे। हालांकि स्प्रिंग पाउडर की वापसी के लिए कोई अन्य आपूर्तिकर्ता नहीं था, इसलिए वे केवल कुछ समय के लिए शोर मचा सकते थे और शिकायत कर सकते थे। अंततः ठगे जाने की वास्तविकता को अनिच्छा से स्वीकार करने से पहले जियालिकू ने धीरे से एक धुन गुनगुनाई। उसकी आंखें एक सीधी रेखा में सिमट गईं और उसने खुशी से कहा, अगर आप नहीं भी खरीदेंगे तो भी दूसरे लोग खरीद लेंगे। जियालिकू ने गोदाम के सामने धूप सहन न कर पाने के कारण अपना छोटा और मोटा हाथ धूप से बचने के लिए आगे बढ़ाया। माथे से पसीना पोंछते हुए वह बड़बड़ाया, धिक्कार है, आज तो हद से ज्यादा गर्मी है। लगता है आज रात मुझे अपनी ऊर्जा निकालनी पड़ेगी ताकि ठंडक मिल सके। छी छी, पिछली बार वाली लड़की कितनी ताजगी भरी और चंचल थी। उस वर्जित जगह के आनंद को याद करते हुए जियालिकू असहनीय रूप से बेचैन हो गया और उसने फिर से पसीना पोंछा। तभी प्रवेश द्वार पर कुछ हलचल देखकर उसकी भौहें अचानक तन गईं। धिक्कार है, फिर से लड़ाई। ये भाड़े के सैनिक तो सिर्फ ताकतवर हैं, दिमाग बिल्कुल नहीं। क्या इन्हें पता नहीं कि इनके द्वारा तोड़ी गई चीजों को ठीक कराने में पैसा लगता है। इस गड़बड़ी को देखते हुए जियालिकू ने झुंझलाहट में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। शियाओ क्लैन मार्केट प्लेस ने उपचार की दवाएं भी बेचना शुरू कर दिया है। जिस समय जियालिकू अशांति को शांत करने के लिए गार्ड भेजने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक मुख्य सड़क से एक तेज चीख सुनाई दी। जब जियालिकू ने यह अचानक चीख सुनी तो उसके पूरे शरीर की चर्बी ऐसे हिल उठी जैसे कोई पहाड़ समुद्र में गिर गया हो और उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। हालांकि थोड़ी देर बाद उसने व्यंग्य करते हुए कहा, लगता है अब शाओ वंश के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। इस तरह के तरीके अपनाकर तो वे सीधे मौत को दावत दे रहे हैं। उस चीख पुकार से कभी शोरगुल से भरी रहने वाली मुख्य सड़क पर सन्नाटा छा गया, लेकिन जैसे ही सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, भीड़ में मौजूद लोग एक एक करके गालियां देने लगे। धिक्कार है, इस तरह की गंदी चालों से उस जगह को छीनने के बारे में सोचना भी मत जिसके लिए मैं आधे दिन से कतार में खड़ा था। ये स्पष्ट था कि इन लोगों का मानना था कि चिल्लाहट कतार में बेशर्मी से आगे घुसने का एक हथकंडा था। आखिरकार इस तरह की चालें उस दौर में आम थीं। गाली गलौज करने के बाद ये लोग फिर से वसंत की बर्फ की वापसी के लिए अपनी दौड़ में जुट गए। बेशक सभी के विचार ऐसे नहीं थे। जियाली कबीले के अत्याचारी व्यवहार से तंग आ चुके कुछ भाड़े के सैनिकों ने जाकर जांच करने का फैसला किया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद वे गली से निकलकर शाओ कबीले के बाजार की ओर चल पड़े। उनके मन में आधा संदेह था और आधा विश्वास। ऊपर खड़े होकर जियालिकू ने मुख्य सड़क पर अब भी मौजूद अत्यधिक लोकप्रियता को देखा। वह गर्व से हंसे बिना नहीं रह सके और व्यंग्य से बोले, शाओ वंश, देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। आगे चलकर वुतान शहर में शायद जियाली वंश ही एकमात्र बड़ा वंश होगा। 3 प्रभावशाली वंशों का जमाना। हाँ, वो दिन तो हमेशा के लिए बीत गए। व्यस्त बाजार में पहले की चीख का प्रभाव विशाल सागर में एक पत्ते के गिरने जैसा था। इससे न के बराबर ही कोई हलचल हुई। जियाली कबीले की लोकप्रियता पर जरा भी असर नहीं पड़ा। स्वाभाविक रूप से ये केवल अस्थायी था। उस चीख के आधे घंटे बाद भाड़े के सैनिकों की वर्दी पहने कुछ हटे कट्टे आदमी जियाली कबीले के बाजार के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए। वे बेअदबी से बाजार में घुस गए, पहरेदारों को धक्का देते और धकेलते हुए। प्रसन्न चेहरों के साथ उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हरी जैड की बोतलों को हवा में ऊंचा उठाया और एक साथ चिल्लाए, जिससे क्षण भर के लिए बाजार का शोर दब गया। शियाओ परिवार औषधीय दवाएं अभी बेच रहा है। उनकी एक साथ की गई चीख से पूरा बाजार सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि सबकी निगाहें चीख के स्रोत की ओर मुड़ गईं और उनकी आंखों में समझदारी की एक झलक दिखाई दी। अभी अभी अंदर घुसे हटे कट्टे भाड़े के सैनिकों में से एक ने जल्दी से पास की एक बड़ी चट्टान पर छलांग लगा दी।
कियांग की आवाज के साथ उसने अपनी कमर में रखी तलवार निकाली और दांत पीसते हुए उसे अपनी बांह पर खींच लिया, जिससे खून की एक नई लकीर बन गई। अपने खून से लथपथ हाथ को सबके सामने उठाते हुए उस हटे कट्टे आदमी ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई हरे रंग की जेड की बोतल को झुकाया, जिससे गाढ़ा और चिपचिपा लाल रंग का तरल धीरे धीरे बाहर निकलकर घाव को ढकने लगा। भीड़ की निगाहों के सामने गाढ़ा और चिपचिपा लाल रंग का तरल पदार्थ घाव में समा गया। कुछ ही क्षणों में पहले तेजी से बह रहा खून धीमा हो गया और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए खून जमकर घाव पर एक पतली परत बना चुका था। मुख्य सड़क पर इस दृश्य को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले सभी लोगों की निगाहें अचानक जोश से चमक उठी। इस तरह का तीव्र और प्रभावी नियंत्रण किसी भी मिशन के लिए आवश्यक था। यह है शाओ कबीले के बाजारों में बिकने वाला नया उत्पाद, जिसका नाम है खून जमने की दवा। ये न सिर्फ ज्यादा असरदार है, बल्कि स्प्रिंग ऑफ रिटर्न पाउडर से आधी से भी कम कीमत पर मिल रही है। तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या बेवकूफों की तरह ठगे जाना तुम्हें अच्छा लग रहा है? अभी तक नहीं गए? तगड़े भाड़े के सैनिक ने जेड की बोतल ऊपर उठाते हुए अपना मुंह खोलकर बेरहमी से हंसा। मुख्य सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बाजार में अभी अभी दाखिल हुए भाड़े के सैनिकों में से एक ने हटे कट्टे आदमी के हाथ में हरी बोतल को हैरानी से देखा। एक पल बाद वह अचानक मुड़ा और भाग गया। बाजार से बेतहाशा भाग निकले उस आदमी की परछाई को देखते हुए बाजार में मौजूद भीड़ थोड़ी देर के लिए झिझकी और फिर जोर जोर से आगे बढ़ने लगी। उनके कदमों की आवाज से जमीन कांप उठी, क्योंकि भीड़ उन्माद में बाजार से बाहर भाग निकली। चट्टान पर खड़े उस तगड़े भाड़े के सैनिक के चेहरे पर उन्मादी भीड़ को देखकर एक अजीब सी मुस्कान तैर उठी। जैसे ही हवा उसके कपड़ों से गुजरी, शियाओ कबीले का प्रतीक चिन्ह हल्का सा दिखाई दिया। भीषण हंगामे के बाद पहले गुलजार रहने वाला बाजार अचानक सुनसान हो गया। उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए कुछ व्यापारियों के अलावा मुख्य सड़क पर शायद ही कोई बचा था। शियाओ कबीले ने अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया है। जैसे ही व्यापारियों ने अब खाली पड़ी मुख्य सड़क को देखा, उनके मन में यही विचार कौंध गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ सिर उठाकर जियालीकू की ओर देखा। इस समय कभी हंसमुख रहने वाला मोटा व्यक्ति वहीं पर स्तब्ध रह गया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इसी बीच जियाली कबीले के अन्य बाजारों में भी इसी तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं। अध्याय 80 रसायन शास्त्री लियूशी। तेज रोशनी से जगमगाते हॉल का वातावरण घुटन भरा और दमनकारी महसूस हो रहा था। हॉल के बीचों बीच एक मेज रखी थी और उसके केंद्र में एक छोटी हरी जेड की बोतल रखी थी। उस बोतल से हल्की सी दवा की गंध आ रही थी। हॉल में कई लोग बैठे थे। उनके पहनावे से स्पष्ट था कि वे जियाली कबीले के उच्च पदस्थ अधिकारी थे। जियाली को भी उन्हीं के बीच बैठे थे। हॉल में बाईं ओर सफेद वस्त्र पहने एक युवक कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर आराम से लेटा हुआ था। सच कहें तो अगर उसकी आंखों में बार बार झलकती वासना भरी नजरें उसकी छवि को धूमिल न कर रही होती, तो वह युवक काफी आकर्षक लग रहा होता। लेटे हुए ही उसका एक हाथ धीरे धीरे उसके बगल में बैठी सुंदर नौकरानी के कपड़ों में घुसता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि उसके आसपास इतने सारे लोग थे, फिर भी किसी को भी उसकी इस बेलगाम हरकत की परवाह नहीं थी। उस सुंदर नौकरानी के गाल युवक की घिनौनी हरकत से थोड़े पीले पड़ गए, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि ये स्पष्ट था कि उसकी आंखों में एक दबी हुई, संभली हुई भावना पनप रही थी और उसका कोमल शरीर लगातार कांप रहा था। ये वही खून जमने की दवा है जिसे शाओ कबीले ने अचानक बनाया है और अब बाजार में हमारी लोकप्रियता तेजी से गिरने लगी है। जियाली बी ने मेज पर रखी छोटी हरी बोतल को उदास चेहरे से देखा, मानो उसने सफेद कपड़े पहने युवक की अभद्र हरकतों को देखा ही न हो। शियाओ कबीले के पास इलाज की दवाइयां कैसे हो सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किसी रसायन शास्त्री को भी नियुक्त कर लिया हो? जिया लियाओ, जिसका अक्सर शियाओ यान से टकराव होता था, ने अपने बगल में सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति पर एक नजर डाली और फिर भौहें चढ़ाकर पूछा। जिया ली बी ने अपनी बूढ़ी झुर्रीदार आंखों को सिकोड़ते हुए चेहरे पर एक कुरूप भाव के साथ कहा, क्या किसी को नीलामी घर में मिले उस रहस्यमय रसायनज्ञ की याद है? उस समय ऐसा लग रहा था कि वह शियाओ कबीले का पक्ष ले रहा था। अगर ये रक्का थक्का जमाने वाली दवा उसी ने बनाई है, तो हम बड़ी मुसीबत में हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, वह व्यक्ति तीसरे दर्जे का रसायनज्ञ हो सकता है। तीसरे दर्जे का कीमियागर शब्द सुनकर सफेद कपड़े पहने युवक ने अंततः नौकरानी के शरीर पर घूम रहे अपने हाथ को अनिच्छा से रोका। वह आगे बढ़ा और छोटी हरी बोतल उठाकर उसे सूंघा, फिर उसमें से थोड़ी सी दवा निकालकर अपनी उंगलियों के बीच हल्के से मल ली। व्यंग्य भरे स्वर में उसने कहा, तीसरे दर्जे का कीमियागर? बकवास। ये रक्त जमाव की दवा स्प्रिंग पाउडर की वापसी से कहीं अधिक प्रभावी है, लेकिन इसकी गुणवत्ता के आधार पर इसे बनाने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से मुझसे निचले दर्जे का है। इस दवा की अधिक प्रभावशीलता इसकी अनूठी विधि के कारण है। ये जानकारी सुनकर वहां बैठे सभी लोगों ने मन ही मन राहत की सांस ली। अगर शियाओ कबीले ने सचमुच किसी तीसरे दर्जे के रसायनज्ञ की मदद ली होती, तो जियाली कबीले का शायद विनाश निश्चित था। मेरे अनुभव के आधार पर यह पूरी तरह से संभव है कि शियाओ कबीले का रसायनशास्त्री एक बिल्कुल नौसिखिया है जिसने न जाने कहां से यह नुस्खा उधार लेकर यह रक्का थक्का जमाने वाली दवा बनाई है। सफेद वस्त्र पहने युवक के चेहरे पर केवल उदासीनता और तिरस्कार का भाव था। हे, दवा की एक छोटी सी बोतल से किसी कारीगर की कुशलता देख पाना, लियूशी दागे की अंतर्दृष्टि वाकई अद्भुत है। जियाली आओ ने थोड़ी सी चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, ये तो बस एक रसायन शास्त्री के बुनियादी कौशलों में से एक है। लियूशी कहकर इतनी चापलूसी किए जाने पर सफेद वस्त्र पहने युवक ने विनम्रता से अपना सिर हिलाया, हालांकि उसके चेहरे पर एक अस्पष्ट प्रसन्नता झलक रही थी, जो उसके चारों ओर बैठे धूर्त बूढ़े लोगों की नजरों से नहीं बच सकी। भले ही गुणवत्ता के मामले में रिटर्न ऑफ स्प्रिंग पाउडर ब्लड क्लॉटिंग मेडिसिन से पीछे रह जाता है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे बाजारों की लोकप्रियता घटने का मुख्य कारण यह है कि हमने पहले कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी।
कीमतों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद हमारी लोकप्रियता धीरे धीरे वापस आ जाएगी, लेकिन इसे पहले जैसी कीमत पर लाना मुश्किल होगा। आखिरकार ब्लड क्लॉटिंग मेडिसिन कई ग्राहकों को अपनी ओर खींच लेगी। ऐसा लगता है कि भविष्य में शियाओ परिवार भी वुतांग शहर के औषधि बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। जियाली बी ने धीरे से बुदबुदाया। कीमतों का पुनर्मूल्यांकन करें। ये शब्द सुनकर लियू म्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जाहिर तौर पर वह कीमतों में अचानक कमी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऊंची कीमतों की आदत हो चुकी थी। लियू मू के चेहरे के भाव देखकर जियाली बी ने मन ही मन लियू मू की मूर्खता पर गुस्सा किया, फिर मुस्कुराते हुए विनम्रतापूर्वक समझाया, श्रीमान लियू मू, वर्तमान बाजार की स्थिति पहले जैसी नहीं है। पहले वुतांग शहर में औषधियों के बाजार पर हमारा एकाधिकार था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए हमें अपनी लोकप्रियता वापस पाने के लिए कीमतें कम करनी होंगी। लियू मू ने अनिच्छा से सिर हिलाया, होंठ सिकोड़ते हुए कहा, जो चाहो करो, लेकिन याद रखना, भले ही तुम कीमत कम कर दो, मुझे वह हिस्सा तो मिलेगा ही जिसके बारे में हमने तब बात की थी जब दवा की कीमत 300 सोने के सिक्के थी। जियाली बी की आंखों में क्रोध का भाव उमड़ने लगा और उनकी आंखें फड़कने लगी। उन्होंने शांत होने के लिए गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन थोड़ी गंभीरता आ गई थी। हाँ, बिल्कुल, जैसा कि हमने तय किया था, मैं लियू मू का हिस्सा जरूर चुकाऊंगा। ठीक है। संतुष्ट भाव से भरे लियू मू ने सिर हिलाया और एक बार फिर अपनी सीट पर लौट आया। पहले से भी अधिक उत्तेजित होकर उसने सुंदर नौकरानी को अपनी गोद में खींच लिया। श्री लियू मू, हमारे पास स्प्रिंग पाउडर वापसी का स्टॉक बहुत कम बचा है। मैंने पहले ही प्राइमा ऑक्शन हाउस में सामग्री खरीदने के लिए लोगों को भेज दिया है। जब समय आएगा तो मुझे खेद है कि मुझे आपको फिर से असुविधा होगी, जियाली बी ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बताया, इसके अलावा मैंने कल ही 2 कीमती तागे एयर डेजर्ट स्नैक वुमन खरीदी हैं और मैंने उन्हें आपके कमरे में भेज दिया है। जब लियू मू ने सुना कि उसे दोबारा औषधि बनानी होगी, तो उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अधीरता झलक उठी, लेकिन नाग स्त्री, ये 2 शब्द सुनते ही उसकी अधीरता तुरंत एक विकृत भाव में बदल गई। उसकी आंखों में वासना की आग जल रही थी। उसने सिर हिलाया और स्थिति को अपने हाथ में लेते हुए कहा, जब तक औषधि की पर्याप्त सामग्री है, कुल प्रमुख को स्प्रिंग पाउडर की मात्रा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लियू मू को इतनी आसानी से वश में होते देख जियाली बी के होठों के कोने तिरस्कार से भर गए। मन ही मन उसने उपहास किया। वासना से वश में विचारों का मालिक होने के अलावा रसायन विद्या जानने में उसका कोई और गुण नहीं है। जियाली बी ने सिर हिलाते हुए उपहास किया, फिर दोनों हाथों से चाय का कप उठाकर मुंह से एक घूंट लिया और फिर उस विषय पर बात करने लगा जिसमें लियू म्यू को सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, यौन संबंध, और इस दौरान वह लगातार मुस्कुराता रहा। जब वह एक बार फिर लियू मू के साथ हल्की फुल्की बातचीत कर रहा था, तभी कबीले का एक सदस्य जल्दबाजी में हॉल में घुस आया और जल्दी से जियाली बी के पास पहुंचकर अपना सिर झुकाकर दबी आवाज में जियाली बी के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। चेहरे पर मुस्कान लिए जियाली बी कबीले के सदस्य की रिपोर्ट सुन रहा था, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी मुस्कान गायब हो गई और काचाक की आवाज के साथ उसके हाथ में पकड़ी चाय का प्याला अचानक चूर चूर हो गया। चाय और धूल आपस में मिलकर उसके हाथ से नीचे बहते हुए फर्श पर टपकने लगे। उस नीच प्राइमा ऑक्शन हाउस ने मेरे साथ ऐसी चाल चली। क्रोध से भरे चेहरे के साथ जियाली बी अचानक खड़ा हो गया और गुस्से में दहाड़ा। उसके शरीर से अचानक एक बेकाबू ची ऊर्जा निकली और हवा में फुफकारते हुए छोटे छोटे बवंडर बन गए। जियाली बी के सबसे करीब बैठे जियाली आओ को अपने पिता से निकलने वाली तीव्र ऊर्जा के कारण अचानक सांस लेने में कठिनाई होने लगी और वह घबराकर कुछ कदम पीछे हट गया। उसने घबराकर चिल्लाया, पिताजी। जियाली आओ की चीख सुनकर जियाली बी को होश आया। उसका चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ा और फिर वह ठंडे स्वर में बैठते हुए बोला, प्राइमा ऑक्शन हाउस ने हमारे जियाली कबीले को दवा बनाने की सामग्री बेचने से इनकार कर दिया है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, पूरा हॉल शोरगुल में डूब गया। हर कोई हैरानी से एक दूसरे को देखने लगा। उनके चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या प्राइमा ऑक्शन हाउस ने हमेशा अपनी तटस्थता बनाए नहीं रखी है? वे अचानक जियाली परिवार का विरोध कैसे कर सकते हैं? जियाली बी की बातों पर जियाली कू का चेहरा बदल गया और वह कांपते हुए अनजाने में अपने विचार व्यक्त कर बैठा। अगर पर्याप्त प्रोत्साहन होता तो कौन व्यर्थ ही तटस्थता बनाए रखता? जियाली बी ने ठंडी सांस लेते हुए धीरे से जवाब दिया। उसने अपनी ऊर्जा के कारण दयनीय स्थिति में पड़े लियू शी की ओर एक नजर डाली और फिर ठंडे स्वर में कहा, मुझे डर है कि इस मामले में शाओ कबीले का हाथ है। उन्हें प्राइमा ऑक्शन हाउस को दवा बनाने की सामग्री बेचने से मना करने की क्षमता तो नहीं होनी चाहिए, है ना? जियाली आओ ने बुदबुदाते हुए कहा, हम कौन जाने उन्होंने प्राइमा ऑक्शन हाउस को स्थानांतरित करने के लिए किन परिस्थितियों का इस्तेमाल किया होगा। जियाली बी ने अपने बूढ़े चेहरे पर हाथ फेरा और अनजाने में ही उनके दिल में बेचैनी भर गई। अब हम क्या कर सकते हैं? पर्याप्त औषधीय सामग्री के बिना हमारे पास मौजूद स्प्रिंग पाउडर का भंडार जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उस समय खाली बाजार का तमाशा देखने की बारी हमारी होगी। जियाली कू ने चिंता से कहा। जियाली बी ने दांत पीसते हुए ठंडे लहजे में जवाब दिया, अभी भी कई औषधीय सामग्री की दुकानें हमारा साथ दे रही हैं। पहले तो वे अपने लोगों को भेजकर उनके पास मौजूद सभी औषधीय सामग्री खरीद लें ताकि हम इस दौरान यथासंभव अपना गुजारा कर सकें। अगर इसके बाद भी हमारा गुजारा नहीं हो पाता तो हमें दूसरे शहरों और कस्बों से ऊंची कीमतों पर औषधीय सामग्री खरीदनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि शाओ कबीले का प्रभाव आसपास के शहरों और कस्बों तक पहुंचेगा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, जियाली बी ने एक और चाय का प्याला उठाया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं। मुंह भर लार निगलते हुए जियाली बी को एक अजीब सी अनुभूति हुई कि जियाली परिवार ने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जिसे कभी नहीं छूना चाहिए था। अध्याय 81, पता लगाना।
रक्त के थक्के जमाने वाले पाउडर का आगमन बिजली की तरह हुआ, जिसने तेजी से उपचार संबंधी दवाओं के बाजार का आधे से अधिक हिस्सा हथिया लिया और शियाओ कबीले के बाजारों को न केवल अपनी लोकप्रियता वापस पाने में मदद मिली, बल्कि 2 दिनों के भीतर ही इसे पार करने में भी सफल रहे। रक्त जमाव पाउडर के लॉन्च के 2 दिन बाद जियाली कबीले ने वसंत वापसी पाउडर की कीमत धीरे धीरे घटाकर वापस पहले वाली कीमत पर कर दी। हालांकि कुछ ही दिन पहले जियाली कबीले द्वारा किए गए मुनाफाखोरी के कारण कई भाड़े के सैनिक पीछे हट गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके बाजार फिर से पहले की तरह गुलजार नहीं हो पाए। बुतांग शहर जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला के किनारे पर स्थित होने के कारण शहर को भाड़े के सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता थी। इसके अलावा जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला खतरों से भरी हुई थी, जिससे औषधीय दवाओं की अत्यधिक मांग थी। इसलिए भले ही शियाओ कबीले ने औषधीय दवाओं के बाजार का आधे से अधिक हिस्सा हथिया लिया था, जियाली कबीला लाभ कमाता रहा। हालांकि पहले की तुलना में लाभ घटकर आधा रह गया है। पहली बार इस पेशे में कदम रखने वाले शियाओ कबीले की उम्मीदों से कहीं ज्यादा तेजी से इस औषधि की बिक्री हो रही थी। हर दिन बाजार में मिलने वाला रक्त थक्का जमाने वाला पाउडर सुबह सुबह ही पहले से इंतजार कर रहे भाड़े के सैनिकों द्वारा तुरंत खरीद लिया जाता था। दोपहर तक सारी औषधि बिक जाती थी। ऐसे में जो भाड़े के सैनिक रक्त थक्का जमाने वाला पाउडर नहीं खरीद पाते थे, उनके पास जियाली कबीले के बाजार में जाकर उससे थोड़ा कम गुणवत्ता वाला वसंत वापसी पाउडर खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। भाड़े के सैनिकों द्वारा औषधियों की अत्यधिक मांग से मिली अप्रत्यक्ष सहायता के कारण जियाली कबीला किसी तरह शियाओ कबीले के भयंकर प्रतिशोध से बच पाया। हालांकि उनका भविष्य अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि किसके पास औषधियों का अधिक भंडार है। मीटिंग रूम में बैठे शियाओ यान असहाय होकर शियाओ जान को देखता रहा, जो लगातार मुस्कुरा रहा था। उसने थोड़ा सा नजर घुमाकर देखा तो पाया कि तीनों बड़े बुजुर्ग भी मुस्कुरा रहे थे। हॉल में लगातार हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। इन सब का कारण वह खून जमाने वाला पाउडर था, जिसे शियाओ यान ने उस सुबह काले वस्त्रधारी व्यक्ति का वेश बदलकर पहुंचाया था। हा, खून जमाने वाले पाउडर की बिक्री तो हद से ज्यादा हो गई। अगर आदरणीय बड़े साहब ने एक और खेप न भेजी होती, तो मुझे डर है कि अब तक हमारा गोदाम खाली हो गया होता। जियाओ जान मुस्कुराया और उसने हरे रंग की बोतल को दोनों हाथों से इस तरह पकड़ा हुआ था मानो वह कोई खजाना पकड़े हो। बिल्कुल सही, कुछ ही दिनों में हमारे बाजार की लोकप्रियता अपने चरम के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। पहले जो नुकसान हुआ था उसकी धीरे धीरे भरपाई हो रही है। हाँ, और दवाइयों की बिक्री भी जोड़ दे तो पिछले कुछ दिनों का मुनाफा तो हमारी पिछली 2 महीने की आमदनी के बराबर हो गया है। आमतौर पर शांत रहने वाले पहले बुजुर्ग इतने बड़े लाभ को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और बातूनी हो गए। उनके बुरे चेहरे की झुर्रियां खिले हुए गुलदाउदी की तरह लग रही थी। शाओ जान मुस्कुराया और सिर हिलाया। बैठे हुए और थोड़े उबे हुए शाओ यान की ओर सिर घुमाते हुए वह खुद को डांटने से रोक नहीं पाया। अरे छोटे बदमाश, जब भी आदरणीय बड़े यहाँ होते हैं तुम गायब हो जाते हो। क्यों न तुम थोड़ा कम सक्रिय होकर घर पर ही बैठे रहो। गलत तरीके से डांट खाकर जियाओ यान ने आंखें घुमाई और असहाय होकर सोचने लगा, अगर मैं इधर उधर नहीं घूमता तो तुम्हें इलाज की दवा कहाँ से मिलती। अरे आदरणीय बुजुर्ग तो बहुत उदार हैं। सौभाग्य से मुझे आवश्यक सामग्री के बारे में जानकारी मिल गई। अब से सामग्री की जिम्मेदारी हमारी होगी। शाओ कबीले को उनसे पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है। अगर हम लालच में पड़ गए तो मुझे डर है कि इससे हमें फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। शाओ जान ने अपनी जेब से एक कागज निकालते हुए बुदबुदाया। जी हाँ, तीनों बुजुर्गों ने शियाओ जान की बात पर तुरंत सिर हिलाया। अगर शियाओ जान ने सावधानी न बरती होती तो वे इस मामले को भूल ही गए होते। वाह, इतने बड़े मुनाफे के सामने सीमा रेखा खींचना बखूबी जानते हो। बुरा नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे पिता एक कबीले के मुखिया बन सके, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। याओ लाओ की प्रशंसा शाओ यान के दिल में गूंज उठी। सिर हिलाते और मुस्कुराते हुए जियाओ यान को कुछ राहत मिली। हालांकि वह अस्थायी रूप से जियाओ कबीले की आर्थिक मदद कर सकता था, लेकिन कबीले की अंतिम सफलता नेता की क्षमता पर निर्भर करती थी। यदि नेता का चरित्र खराब होता तो जियाओ यान की क्षमता चाहे कितनी भी महान क्यों न होती, वह उस निकम्मे को सफल नहीं बना सकता था। फिर भी हालात देखकर ऐसा लगता था कि जियाओ जान एक महान नेता बनने में सक्षम है। कुलपति, बुजुर्गों, प्राइमा ऑक्शन हाउस की मिस याफी बाहर इंतजार कर रही हैं। एक कुल सदस्य जल्दी से हॉल में आया और ठीक उसी समय बोला जब शियाओ यान अपने पिता की प्रशंसा कर रहा था। याफी, कबीले के सदस्य की बात सुनकर जियाओ जान एक पल के लिए चुप रहा, फिर जल्दी से बोला, जल्दी से उसे अंदर बुलाओ। कबीले के सदस्य के आदेश देने जाने के कुछ ही समय बाद एक सुंदर और आकर्षक महिला धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुई। उसकी गुनगुनी हंसी भी हॉल में गूंजने लगी। हा, कबीले के मुखिया शियाओ को अपने कबीले की हालिया सफलता पर गर्व लगता है। ठंडी कुर्सी पर अपना सिर पीछे टिकाकर जियाओ यान ने अपनी नजर मुख्य द्वार की ओर घुमाए और एक लुभावने दृश्य को देखकर वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। मुख्य द्वार के पास लाल रंग के वस्त्र में लिपटी एक मुस्कुराती हुई परिपक्व महिला खड़ी थी। तंग लाल पोशाक उसके सुंदर शरीर को पूरी तरह से जकड़े हुए थी। उसकी सुडौल कमर इतनी चमक और खूबसूरती से लहरा रही थी कि दूसरों को उसे देखकर ईर्ष्या हो रही थी। पोशाक के निचले हिस्से से एक सीधा कट उसकी जांघ तक ऊपर की ओर जा रहा था, जो उसके आकर्षक पैर को एक साथ दिखा भी रहा था और छुपा भी रहा था। लोमड़ी, उस महिला से तुरंत निकलने वाली परिपक्वता की आभा को देखकर हॉल में मौजूद युवा, अधेड़ और 3 बुजुर्ग पुरुषों ने अनजाने में अपनी आशंकाएं व्यक्त कर दी। सूखी खांसी करते हुए जियाओ जान मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और शिष्टाचार की शुरुआत करते हुए बोला, याफेई जियाओ जी, जियाओ परिवार का वार्षिक लाभ आपके प्रमुख नीलामी घर की एक शाखा के बराबर भी नहीं है। हमें प्रसन्न होने का क्या अधिकार है। के कुल प्रमुख शियाओ सचमुच बहुत वाकपटु हैं।
हाल ही में शियाओ बाजार की लोकप्रियता हमारे नीलामी घर से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ये बात हम सब ने अपनी आंखों से देखी है। याफेई ने हॉल में मौजूद तीनों बुजुर्गों की ओर मुंह करके आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। अपनी चमकीली आंखों को झपकाते हुए उसकी नजर धीरे धीरे शियाओ यान पर पड़ी और वह चौंक गई। थोड़ी हैरान आवाज में उसने कहा, युवा स्वामी शियाओ की वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है कि वह पिछली बार जब मैंने उन्हें देखा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। याफी शियाओ जी, कृपया सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग न करें और मुझे सीधे मेरे नाम से संबोधित करें। इस युवा स्वामी को इन्हें सुनकर डर लगता है। बोलते समय शियाओ यान ने मासूमियत भरी मुस्कान दी। वास्तव में संबोधन का ये तरीका उन्हें बहुत असहज कर देता था। ये सुनकर याफेई मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। क्या कोई ऐसा मामला है जिसके चलते आप शियाओ कबीले में आए हैं? शियाओ जान ने मुस्कुराते हुए पूछा। याफेई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह शियाओ यान के बगल वाली खाली कुर्सी पर बैठ गई, अपने लाल होठों को चाटा और सीधे मुद्दे पर आई। कुलपति शियाओ प्राइमा ऑक्शन हाउस ने जियाली कुल को अपनी औषधीय सामग्री की आपूर्ति बंद कर दी है। ये शब्द कहते ही शियाओ जान के कप से काफी सारी चाय मेज पर गिर गई। उसने अपनी अत्यधिक खुशी को छिपाते हुए चुपके से चाय को पहुंच दिया ताकि कोई सबूत न बचे। फिर उसने तीनों बुजुर्गों की ओर देखा, जिनकी आंखों में भी चमक साफ झलक रही थी। बड़ा हॉल धीरे धीरे शांत हो गया। जियाओ जान ने अपनी चाय के कप की सारी चाय एक ही घूंट में पी ली और फिर हिचकिचाते हुए पूछा, इसका क्या कारण है? क्या प्रीमियर ऑक्शन हाउस ने हमेशा तटस्थ रुख नहीं अपनाया है? याफी ने बिना जवाब दिए मुस्कुरा दिया। दांत भींचते हुए जियाओ जान ने धीरे से पूछा, इसके लिए आप हमसे क्या कीमत चुकाने की उम्मीद करते हैं? कुछ नहीं, याफेई मुस्कुराते हुए बोली। क्या? एक बार फिर आश्चर्यचकित होकर जियाओ जान मुस्कुराती हुई या फेई को संदेह भरी नजरों से देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्राइमा ऑक्शन हाउस बिना किसी कीमत के जियेली कबीले को नुकसान पहुंचाने में उनकी मदद करेगा। अपनी ठुड्डी को छूते हुए जियाओ जान अचानक हिल गया। फुसफुसाते हुए उसने उससे पूछा, क्या यह उस आदरणीय बुजुर्ग का काम है? अपने लाल होठों को चाटते हुए यानफी ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आदरणीय बुजुर्ग ने हमारा इनाम पहले ही दे दिया है, इसलिए कबीले के मुखिया शियाओ को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम शियाओ कबीले से कुछ मांगेंगे। अब से हम एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर आखिरकार अत्यधिक खुशी के भाव उभर आए और उसने ऊपर की ओर देखकर ठहाका लगाया। उसकी हंसी से पूरे कबीले में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे अपनी हंसी रोकते हुए जियाओ जान को अचानक एहसास हुआ कि उसका व्यवहार सफलता के नशे में चूर होने का संकेत दे रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और पाया कि तीनों बुजुर्ग असहायता से मुंह सिकोड़ रहे थे। शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ जियाओ जान ने जियाओ यान को देखा, जो अपना मुंह ढंककर चुपके से हंस रहा था। वह अपना आपा खो बैठा और डांटते हुए बोला, छोटे बदमाश, क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी तमीज कहाँ गई? जाओ और याफी जियाओ को चाय पिलाओ। संपादक, लेस देन सीओ एक सम्मानसूचक उपाधि है, ग्रेटर दैन। अपनी बेबसी भरी निगाहों को घुमाते हुए जियाओ यान ने अपने बगल की मेज की ओर हाथ बढ़ाया और गर्म चाय का एक कप उठाया और दोनों हाथों से याफी को चाय परोसने के लिए दौड़ पड़ा। शाओ यान को हल्की सी मुस्कान देते हुए याफी ने शाओ यान से चाय का प्याला लिया। अचानक उसके सुंदर चेहरे का भाव बदल गया। उसकी खूबसूरत निगाहें शाओ यान के गोरे हाथों पर टिक गईं, या यूं कहें कि उसके दाहिने हाथ की काली अंगूठी पर। याफी की दृष्टि का अनुसरण करते हुए शाओ यान की निगाहें थोड़ी देर के लिए ठहर गईं। बचने का कोई संकेत दिए बिना उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अपने पिता और अन्य लोगों की ओर पीट करके उसने अपनी आंखें सिकुड़कर अपने सामने खड़ी सुंदर महिला को घूरना शुरू कर दिया। सबके सामने घूरे जाने से याफी का दिल थोड़ा घबरा गया। इसके बाद उसने समझदारी से अपना सिर नीचे कर लिया और चाय की चुस्की ली। उसके चेहरे के भाव भी पूरी तरह छिपे हुए थे। उस सुंदरी के आज्ञाकारी व्यवहार को देखकर जियाओ यान को राहत मिली और उसने अपनी नाक रगड़ी। वह आलस से भौहें चढ़ाए हुए, मानो गहरी सोच में डूबा हुआ हो, अपनी सीट पर वापस चला गया। अध्याय 82, सच्चाई का खुलासा। शाओ जान और अन्य लोगों से कुछ हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद याफेई ने जाने का फैसला किया। उसके बगल में चुप रहे शाओ यान ने मेजबान के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए शाओ जान की सहमति भरी निगाहों के बीच याफेई को बाहर तक पहुंचाया। मुख्य द्वार से निकलने के बाद जियाओ यान ने घर लौटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर और आंखें सिकोड़कर वह याफेई के पीछे पीछे चल रहा था। कोई नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रहा था। शियाओ यान के बगल में चलते हुए याफेई थोड़ी चिंतित हो गई। उसकी मुट्ठियां पसीने से भीगी हुई थीं। बचपन से ही उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और संयोग से पिछली बार नीलामी घर में हुई मुलाकात में उसने उस रहस्यमय काले लबादे वाले रसायनज्ञ के हाथ देखे थे। उसका गोरा रंग और जोश किसी युवक जैसा लग रहा था और उसके गोरे हाथ में एक काली अंगूठी थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी शियाओ यान ने पहनी थी। इस संयोग को आधार बनाकर और यह सोचते हुए कि शियाओ वंश रसायनज्ञ की कृपा का पात्र क्यों था, उसे इस पहेली का हल अब मिलने ही वाला था। अपने लाल होठों को काटते हुए याफेई ने चुपके से अपनी आंखों के कोने से बगल में खड़े युवक को परखा। सस्ते काले कपड़ों में लिपटा वह युवक लंबा और हट्टा-कट्टा था। उसके हाथ उसके सिर पर थे, जिससे आलस का भाव झलक रहा था। हालांकि उसके समर्पित चेहरे पर एक युवक की कोमलता थी, लेकिन उसके होठों के कोने पर बार बार दिखने वाला भाव किसी अनुभवहीन और भोले भाले युवक का नहीं लग रहा था। हालांकि याफेई ने शाओ यान को ध्यान से परख लिया था, फिर भी उसे यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी कि नीलामी घर में उसे और गुनी दोनों को आज्ञा मानने के लिए मजबूर करने वाला व्यक्ति वास्तव में लगभग 17 वर्ष का एक युवक था। काफी देख लिया। याफेई के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ ही गई थी कि उसके बगल में बैठे युवक ने अंततः उदासीन स्वर में बोलना शुरू किया। अपने कदमों की गति धीमी करते हुए याफी ने आह भरी, आप, क्या मैं आपको आदरणीय बुजुर्ग कहकर संबोधित करूं या शियाओ यान दीदी? टीएल, दीदी इक्वल्स छोटा भाई।
शाओ यान ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और फिर अचानक अपनी ठुड्डी एक कोने की ओर उठाते हुए कहा, अंदर जाओ। याफी ने उसकी निगाहों का पीछा किया और चलकर वहां पहुंच गई। उसके गाल अनायास ही लाल हो गए। जिस जगह की ओर शियाओ यान ने इशारा किया था, वह वुतांग शहर में प्रेमियों के मिलने का प्रसिद्ध स्थान था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद याफेई ने शुरू में कमजोर तरीके से जगह बदलने का सुझाव देना चाहा। हालांकि जियाओ यान पहले ही अकड़ते हुए वहां पहुंच गई थी और एक गहरे हरे रंग के विलो पेड़ के नीचे एक पत्थर की कुर्सी पर बैठ गई थी। शाओ यान का दबंग रवैया, जो शाओ कबीले में उसके सम्मानजनक व्यवहार से बिल्कुल विपरीत था, देखकर याफी केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकती थी। क्या व्यक्तित्व में ये बदलाव कुछ ज्यादा ही तेजी से नहीं हो रहा है? धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए याफी शियाओ यान के सामने बैठ गई। उसकी लंबी, पतली, खूबसूरत आंखें चमक उठी, मानो वह अपने सामने बैठे युवक को परख रही हो। क्या तुमने मुझे पहचान लिया? जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से पूछा और चबाने के लिए विलो का पत्ता तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। याफेई ने अपने बिखरे बालों को पीछे किया और उसके हाव भाव देखकर थोड़ी ही दूरी पर खड़े एक आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। होठों को चाटते हुए वह कड़वी हंसी हंसते हुए बोली, मैं तो असल में यही उम्मीद कर रही थी कि मेरा अनुमान गलत निकले। ये शब्द सुनकर जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने बेरहमी से कड़वे पत्ते को दांतों से काट लिया। तुम मुझे जान से मारना तो नहीं चाहती? शियाओ यान का रवैया देखकर याफी ने पल भर के लिए दबी हुई आवाज में पूछा। फिर भी उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान झलक गई। मैं इससे भी कहीं अधिक करने का इरादा रखता हूं और फिर तुम्हारे शव को ठिकाने लगा दूंगा, जियाओ यान ने दुष्टतापूर्वक कहा। ऐसे भद्दे और अनुचित शब्द सुनकर याफी का चेहरा लाल हो गया। उसकी चंचल आंखों ने उसे घूरते हुए डांट लगाई, इस बच्चे ने ऐसी बुरी बातें कहां से सीखी हैं? शाओ यान ने अपने होठों को सिकोड़ा और आलस से अंगड़ाई ली। चूंकि उसकी पहचान पहले ही उजागर हो चुकी थी, इसलिए अब घुमा फिराकर बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। काले लबादे में आपसे लेन देन करने वाला व्यक्ति वास्तव में मैं ही था। लेकिन दवा बनाने वाला तो कोई और ही होता है ना? याफी हंसते हुए बोली और उसकी नजरें चारों ओर घूमने लगीं। वह बेवकूफ नहीं थी। शियाओ यान की क्षमताओं के बारे में उसे पूरा यकीन था। भले ही वह रसायन शास्त्री हो, लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति से वह क्यूई गैदरिंग पिल जैसी उच्च गुणवत्ता वाली दवा नहीं बना सकता था। अगर कोई महिला बहुत समझदार हो, तो कोई भी पुरुष उसे पसंद नहीं करेगा। जियाओ यान ने होंठ सिकोड़ते हुए याफेई की ओर देखा, जिसने पहले ही लगभग पूरी सच्चाई का सही अनुमान लगा लिया था। ये तो कुछ अशिष्ट पुरुषों की सोच है, याफी ने अपनी भौहें उठाकर तिरस्कारपूर्वक कहा। शाओ यान ने आंखें घुमाईं। उसके पास ऐसे महत्वहीन मामलों पर चर्चा करने का समय नहीं था। मुंह में फैली कड़वी पत्ती चबाते हुए शाओ यान ने बेपरवाही से कहा, आपको पता होना चाहिए कि मैं आपसे मिलने क्यों आया हूं। कृपया मेरी पहचान गुप्त रखने की पूरी कोशिश करें। ये सबके हित में होगा। अपने होठों को चाटते हुए शियाओ यान ने अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत हसीना पर एक नजर डाली। जाहिर है, इसे मेरे खिलाफ धमकी के तौर पर इस्तेमाल मत करो, वरना तुम्हें फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। क्या मैं एक बेवकूफ, मोटी औरत जैसी दिखती हूँ? याफेई ने मासूमियत से अपने हाथ खोले। शाओ यान ने कुछ देर तक उसकी छाती पर उमड़ती लहरों को गंभीरता से देखा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, ये वाकई बहुत बड़ी हैं। जहां तक तुम्हारे दिमाग की बात है, ये तुम्हारे आगे के व्यवहार पर निर्भर करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपने से कुछ साल छोटे एक युवक द्वारा ठगे जाने पर याफेई ने अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसकी दोहरी पहचान को भी अगर नजरअंदाज कर दिया जाए, तो केवल उसके आकर्षक रूप रंग से ही किसी के मन में दुर्भावना पैदा करना मुश्किल था। हमारे सहयोग का क्या होगा? याफी ने चिंता से शियाओ यान की ओर देखा। यही वह सवाल था जो वह वास्तव में पूछना चाहती थी। कोई बदलाव नहीं होगा। तुम जियाली कबीले को किसी भी प्रकार की औषधीय सामग्री देने से इनकार करते रहोगे और मैं तुम्हें बदले में 5 ची गैदरिंग पिल्स दूंगा। जियाओ यान ने कंधे उचका दिए। उसकी उदासीन आवाज सुनकर याफेई ने राहत की सांस ली। हाँ, मुझे आपके साथ काम करने में खुशी होगी। याफी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना हाथ स्वाभाविक और उदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए कहा। शियाओ यान ने आलस्य से सिर हिलाते हुए समर्पित हाथ मिलाया। याफी की उम्मीदों के विपरीत केवल संक्षिप्त संपर्क ही हो पाया। अप्रत्याशित हरकतों वाले उस युवक को देखकर याफेई ने बेकाबू होकर आह भरी, सचमुच, ये देखकर शक होता है कि क्या तुम वाकई सिर्फ 17 साल के हो। मुझे अब समझ आया कि तुम मुझे बहका रहे थे। इस विषय को नजरअंदाज करते हुए शियाओ यान ने हाथ हिलाया। वह खड़ा हुआ और जाने लगा। चलते हुए उसने कहा, जब हम दोबारा मिलें तो पहले जैसा ही रवैया अपनाना, कहीं ऐसा न हो कि किसी को कुछ गलत लगे। मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए याफी ने धीरे से कहा, अगर आपके पास समय हो तो क्या आप अपने पीछे खड़े रसायन शास्त्री को प्राइमर नीलामी घर में आमंत्रित कर सकते हैं? उनका हमेशा स्वागत होगा। अपने कदमों को धीमा करते हुए जियाओ यान ने अपनी नाक रगड़ी और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, जब समय मिलेगा तब इस पर विचार करेंगे। मुड़कर एक बार फिर हाथ हिलाने के बाद जियाओ यान दृढ़ता से चला गया। उस युवक को दूर जाते देख याफेई वहीं खड़ी रही और कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए बोली, कितना बड़ा शैतान है। समझ नहीं आता नालान कबीले की लड़की ने उससे सगाई क्यों तोड़ दी। मुझे डर है कि आगे चलकर नालानसू को पछतावा होगा और वह खून की उल्टी करेगी। अध्याय 83। बाजार का युवा प्रमुख। रक्त जमाव पाउडर के विमोचन के 1 महीने से भी कम समय में शियाओ कबीले ने वुतांग शहर के औषधियों के बाजार का 70% हिस्सा जीत लिया। इस भारी मुनाफे से शियाओ कबीला खुशी से झूम उठा। आंगन और प्रवेश द्वार, जिनका हाल ही में शायद ही कभी उपयोग होता था, अब लगातार उपयोग में थे और किसी बाजार की तरह चहल पहल से भरे रहते थे। जियाओ कबीले की तुलना में जियाली कबीला उदासी से भरा हुआ था। हाल ही में उनके मुनाफाखोरी के तरीकों के कारण उन्होंने अधिकांश भाड़े के सैनिकों की नापसंदगी मोल ले ली थी।
इसके अलावा जियाओ कबीले का रक्त जमाव पाउडर स्प्रिंग रिटन पाउडर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसलिए जियाली कबीले का औषधि व्यवसाय जियाओ कबीले के व्यवसाय से लगातार दबा हुआ था। यदि जियाओ कबीले ने अपनी औषधियों की बिक्री पर दैनिक सीमा न लगाई होती तो जियाली कबीले का कोई व्यवसाय ही न होता। औषधियों के उद्योग में उनकी बाजार हिस्सेदारी भले ही कम हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। जियाली कबीले की मुख्य समस्या उनकी औषधियों के निर्माण के लिए आवश्यक औषधीय सामग्रियों की भारी मात्रा थी। शहर के सबसे बड़े संसाधन भंडार प्राइमा ऑक्शन हाउस ने उनके साथ किसी भी प्रकार का सहयोग करने से पहले ही इनकार कर दिया था। चिकित्सा सामग्री पर इस प्रतिबंध से जियाली कबीला क्रोधित हो गया। हालांकि अपने गुस्से के बावजूद उन्होंने प्राइमा ऑक्शन हाउस के खिलाफ बल प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की। प्राइमा ऑक्शन हाउस को जियामा साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक का समर्थन प्राप्त था। बुतांग शहर के उनके जैसे छोटे परिवार के पास उन्हें उकसाने की क्षमता नहीं थी। नीलामी घर से सामान प्राप्त करने में असमर्थ हताश जियाली परिवार को बुतांग शहर में चिकित्सा सामग्री की दुकानों का सारा स्टॉक बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदना पड़ा। फिर भी ये केवल एक अस्थायी उपाय था। चिकित्सा सामग्री की दुकानें दीर्घकालिक रूप से इतनी बड़ी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि बुतांग शहर में हर कोई शियाओ कबीले और जियाली कबीले के बीच व्याप्त क्रोध और शत्रुता को पहचान चुका था। अब जियाली कबीले की मदद करना निस्संदेह शियाओ कबीले को नाराज कर देता, जो दिन प्रतिदिन और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। इसलिए जियाली कबीले को औषधीय सामग्री की पहली बिक्री के बाद कई दवा दुकानों ने उन्हें दोबारा थोक में बेचने की हिम्मत नहीं की। इस प्रतिबंध ने जियाली कबीले की स्थिति को और भी बदतर बना दिया था। इसके चलते जियाली कबीले को बुतांग शहर से मिलने वाली औषधीय सामग्रियों की आपूर्ति लगभग 80% कम हो गई। शेष स्रोत उनकी औषधियों के निर्माण की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे। इस कारण पूरी तरह से असहाय जियाली कबीले को अन्य शहरों से ऊंची कीमतों पर औषधीय सामग्रियां खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जिससे वे किसी तरह औषधीय सामग्रियों की कमी से उत्पन्न संकट से उबर सके। हालांकि ऐसा करने से जियाली कबीले का मुनाफा एक बार फिर कम हो गया। अगर औषधियों से मुनाफा न होता तो जियाली कबीला अब तक दिवालियापन का सामना कर चुका होता। वर्तमान में बुतांग शहर में शियाओ कबीले की स्थिति उनकी औषधीय उपचार पद्धति की मदद से बढ़ रही थी और यहां तक कि अन्य दो बड़े कबीलों को पीछे छोड़ने की गति भी हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। शाओयान शोरगुल भरे बाजार की एक गली में सुस्त चाल से चल रहा था। उसके पीछे 7-8 लंबे चौड़े तगड़े आदमी शाओ कबीले की रक्षक वर्दी पहने हुए थे। इन सभी आदमियों की छाती पर 4 या उससे अधिक सुनहरे सितारे थे। स्पष्ट था कि इन सभी आदमियों में कम से कम 4 सितारा डोजे के बराबर ताकत थी। उस सड़क पर जहां लोगों की भीड़भाड़ थी, खून की गंध से लथपथ कई खूंखार और सख्त भाड़े के सैनिकों ने सिर पर हाथ रखकर सुस्ती से चलते एक युवक को देखकर दोस्ताना मुस्कान बिखेरी। कभी कभी जो उससे ज्यादा परिचित थे हंसते हुए पूछते, युवक क्या तुम फिर से बाजार में गश्त लगाने आए हो। जब भी उसे इस तरह के संबोधन का सामना करना पड़ता, शियाओ यान असहाय होकर अपना मुंह सिकोड़ लेता और एक हल्की सी आह भरता। 6 महीने पहले शियाओ जान ने अचानक उसे प्रशिक्षण के नाम पर इस बाजार का जिम्मा सौंप दिया था। शियाओ जान के इस कदम पर शियाओ कबीले में बहस छिड़ी। शियाओ कबीले में किसी किशोर को बाजार का प्रबंधन सौंपना अभूतपूर्व था। हालांकि कबीले में शियाओ यान की उच्च स्थिति को देखते हुए कुछ लोग अंततः सहमत हो गए। इस प्रकार शियाओ यान, जो मूल रूप से घर पर आराम कर रहा था, को इस बाजार का जिम्मा सौंप दिया गया। बाजार विशाल होने के बावजूद उसका प्रबंधन करना ज्यादा थकाने वाला नहीं था। ये बात शाओ यान को सुकून देती थी। सड़कों के बंटवारे और प्रमुख स्थानों पर दुकानों के किराए से जुड़े सभी मामलों को शाओ यान ने अपने पिता द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए बूढ़े नौकर को सौंप दिया। प्रतिदिन वह कभी कभी कुछ हटे कट्टे आदमियों को सड़कों पर गश्त करने और बाजार की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए ले जाता था और इस तरह वह अपना दिन शांत फिर भी निश्चिंत होकर बिताता था। ऊपरी तौर पर जियाओ यान शांत और उदासीन प्रतीत होता था। हालांकि उसे भाड़े के सैनिकों के साथ इकट्ठा होना और मिशन के दौरान उनके द्वारा अनुभव किए गए रोमांचक और खतरनाक अनुभवों, अजीब राक्षसों और गुफाओं में छोड़े गए विधियों पर चर्चा करना बहुत पसंद था। इन चर्चाओं ने जियाओ यान की जोखिम लेने और रोमांच की प्यास को और बढ़ा दिया। वह उन दूरस्थ पहाड़ों में प्रवेश करना चाहता था जहां लगभग कोई मानव जाति नहीं रहती थी, ताकि उन गुप्त लेकिन शक्तिशाली दाव तकनीकों और विधियों की खोज कर सके। शाओ यान की कम उम्र और कोमल चेहरा देखकर दूसरों के लिए उसके प्रति दुर्भावना रखना मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा जब भी कोई चर्चा दिलचस्प मोड़ लेती, वह अपनी जेब से थोड़ी सी दवाइयां निकालकर सबको मुफ्त में बांट देता था। इससे उन सीधे साधे भाड़े के सैनिकों पर उसकी अच्छी छाप पड़ी। समय के साथ शाओ यान द्वारा संचालित बाजार में शाओ कबीले के सभी बाजारों में सबसे ज्यादा ग्राहक बार बार आते थे। पिछले आधे महीने की घटनाओं को याद करते हुए जियाओ यान भावुक होकर मुस्कुराया। ऐसे दिन गिने चुने थे। ज्यादा से ज्यादा अगले आधे महीने के बाद उसे याओ लाओ के साथ प्रशिक्षण यात्रा पर जाना होगा और उसके लौटने में कम से कम 1 या 2 साल और लग जाएंगे। अपनी उदासी को दूर भगाते हुए जियाओ यान ने अपना सिर उठाया। भीड़ में से एक दुबला पतला और कमजोर सा दिखने वाला व्यक्ति अचानक उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। अपने कदम रोकते हुए और साधारण कपड़े पहने उस छोटे कद के आदमी को देखते हुए जियाओ यान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उदासीनता से कहा, केलू, तुम बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाने के बजाय यहाँ क्यों हो। उसके सामने खड़ा भयानक दिखने वाला छोटा आदमी केलू बाजार का कुख्यात जेबकतरा था, जिसे सोने का चुरा भी कहा जाता था। इस तरह के संदिग्ध धंधे का सामना करते हुए शियाओ यान ने उन्हें खत्म करने का बेवजह प्रयास नहीं किया। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर किसी काम का एक पहलू है तो दूसरा भी होगा। हालांकि ऐसे धंधे को नीचा समझा जाता है, लेकिन वे बेहद जानकार होते हैं।
भूटान शहर में कहीं भी कुछ भी हो, उनके पास उसकी कोई न कोई जानकारी जरूर होती है। हे, छोटे मालिक, शियाओ यान की ओर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ देखते हुए दुबले पतले कद के केलू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये तुच्छ व्यक्ति आपको सूचित करने आया हूँ कि मुझे अपने अधीनस्थ से सूचना मिली है कि बाजार के ठीक बाहर एक अज्ञात व्यक्ति ने शूनेर शियाओ जी का मौखिक रूप से अपमान किया है। ये सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, जियाली कबीले के जियाली आओ भी उपस्थित थे। ऐसा लगता है कि वे अंतिम संस्कार के कपड़े पहने और शूनेर शियाओ जी से बात कर रहे व्यक्ति को जानते हैं। उनके साथ काफी लोग भी थे। आंखें सिकोड़ते हुए शाओ यान का उदासीन चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। थोड़ा सिर झुकाकर उसने धीरे से कहा, शाओली, बाकी लोगों को बुलाओ। जब तक वे जीवित हैं, उन्हें यहाँ आना होगा। समझ गया, एक लंबे चौड़े आदमी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया और जल्दी से मुड़कर बाजार के अंदर की ओर दौड़ पड़ा। आगे चलो, जियाओ यान ने उदासीनता से कहा और मुड़कर अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। शाओ यान के चेहरे पर अचानक आई उदासी को देखकर केलू ने जल्दी से सिर हिलाया। अनावश्यक शब्द बोलने की हिम्मत न करते हुए वह तुरंत आगे आगे चलने लगा। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई शियाओ कबीले के इलाके में आकर शियाओ कबीले के किसी सदस्य को परेशान करने की। अगर मैं, शियाओ यान, तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए बाजार से जाने दूं, तो मैं बाजार के मुखिया का पद छोड़ दूंगा। अपने होठों को चाटते हुए शियाओ यान की भयानक आवाज ने आगे चल रहे केलू को कांपने और अपनी चाल तेज करने पर मजबूर कर दिया। अध्याय 84, अपंग करना। लियू शी इस समय बहुत उत्साहित था। उसकी इस उत्तेजना का कारण थोड़ी दूरी पर खड़ी हरे रंग के वस्त्र पहने एक सुंदर महिला थी। उस युवती के वस्त्र सुरुचिपूर्ण थे और उसका सुंदर छोटा चेहरा किसी भी प्रकार के मेकअप से रहित था, जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता और मासूमियत को दर्शाता था। उसके चिकने काले बाल, जो एक छोटे हरे कपड़े से बंधे हुए थे, उसकी कमर तक फैले हुए थे। जब हवा चलती थी तो उसके लहराते बाल मन को मोह लेते थे। उस युवती की बेहद पतली कमर, जिसे गले लगाने का मन करता था, पर एक हल्के बैंगनी रंग की बेल्ट ने उसके सुडौल शरीर को इस तरह उभारा था कि राहगीरों की निगाहें भी उसकी कमर पर टिक जाती थीं। मन ही मन लियू शी ने सोचा, अगर मैं भी ऐसी पतली कमर को गले लगा पाता तो कितना आनंद आता। जैसे ही लियू शी का लाल चेहरा उस युवती को देख रहा था, उत्तेजना से उसकी हथेलियां कांपने लगीं। उसके सामने खड़ी वह सुंदर युवती उन सभी युवतियों से बिल्कुल अलग थी जिनके साथ उसने पहले समय बिताया था। कमल के फूल के समान उसके सौम्य स्वभाव को देखकर लियू शी का मन उसे तुरंत पाने की तीव्र इच्छा से भर गया। एक ही बार में जमीन पर गिर चुकी शियाओ निंग की ओर देखते हुए लियू शी हंस पड़ी और बोली, महिलाओं की रक्षा करने के लिए असली काबिलियत चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। लियू शी द्वारा उपहास किए जाने पर शियाओ निंग का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। शियाओ निंग, वापस आ जाओ, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती, शाओ यू ने धीरे से कहा और आगे बढ़ी। उसका चेहरा थोड़ा ठंडा था। शाओ निंग ने दांत भींच लिए। उसने मन ही मन दोनों पक्षों की ताकत का आकलन किया और अनिच्छा से पीछे हट गया। अपनी प्रेमिका के सामने अपमानित होकर शाओ निंग बेहद शर्मिंदा था। शाओ यू के शरीर को अपनी आंखों से छानने के बाद लियू शी की निगाहें अंततः उसकी आकर्षक और लंबी टांगों पर टिक गई और वह उसकी प्रशंसा करने के लिए विवश हो गया। एक और उच्च कोटि की महिला। लगता है आज मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। हा, लियू शी दागे, ये लोग शियाओ कबीले के सदस्य हैं। इस महिला का नाम शियाओ यू है। इसका स्वभाव बहुत गुस्सैल है और बिना किसी खास काबिलियत वाले पुरुष इसे वश में नहीं कर पाएंगे। तगड़े मजबूत आदमियों के एक समूह के साथ आए जियाली आओ मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और जोर से हंसे। टीएल दागे, बड़ा भाई। के जितना ज्यादा तीखा उतना ही स्वादिष्ट। लियू शी की निगाहें एक बार फिर हरे रंग के वस्त्र पहने उस शांत युवती पर टिक गईं। उसकी आंखों से हरी रोशनी निकल रही थी। ये कौन है? अपनी प्रियतमा को लियू शी की नजर में देखकर जियाली आओ के होंठ हल्के से फड़क उठे। उसने मन ही मन उस कमीने को कोसते हुए कहा, वह शियाओ शुनएर है। अच्छा नाम है। हंसते हुए और सिर हिलाते हुए लियू शी ने जियाली आओ पर समय बर्बाद करना बंद कर दिया। वह 2 कदम आगे बढ़ा और एक सज्जन की तरह बोला, मेरा नाम लियू शी है। क्या मैं आप महिलाओं को बाजार घूमने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? हाँ, अगर बाजार में आपको कुछ पसंद आए तो बेझिझक उसका बिल मुझे दे दीजिएगा। बोलते ही लियू शी ने अपनी बाहें धीरे धीरे फैलाईं और अपनी छाती पर लगे बैज को गर्व से दिखाया, जिससे उसके पेशे का पता चलता था। बैज पर एक साधारण औषधीय बर्तन बना हुआ था। उस बर्तन की सतह पर चांदी की एक लहर थी जो सूर्य की किरणों को ग्रहण करने पर एक अनोखी चमक बिखेरती थी। एक प्रथम श्रेणी का रसायनज्ञ। लियू शी की छाती पर बैज देखकर आसपास मौजूद भीड़ तुरंत चौंक गई। इन चौंकी हुई आवाजों को देखकर लियू शी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। प्रथम श्रेणी के रसायनज्ञ शब्द सुनते ही जियाओ यू के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। हालांकि अपने स्वभाव के कारण वह किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ उसके पेशे की वजह से खरीदारी करने नहीं जाती। बिना रुके उसने कहा, हम खाली नहीं हैं, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। इतना कहकर उसने शुनेर का हाथ पकड़ा और मुड़कर चली गई। जैसे ही वह मुड़ने लगी, भीड़ में से कुछ हटे कट्टे आदमी बाहर निकले। उन्होंने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया। अपने रास्ते में खड़े विशालकाय आदमियों को देखकर शियाओ यू का चेहरा उतर गया। वह मुड़ी और जियाली आओ से ठंडे लहजे में बोली, ये शियाओ कबीले का इलाका है। क्या तुम कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं कर रहे हो? के शियाओ कबीला, क्या वे बहुत शक्तिशाली हैं? उन्होंने तो बस रक्त जमाव पाउडर की मदद से थोड़ी बहुत लोकप्रियता हासिल की है। अगर मैं चाहूं तो शियाओ कबीले को आसानी से नष्ट कर सकता हूं। स्प्रिंग रिवाइविंग पाउडर तो बस एक औषधि है जिसे मैंने यूं ही बना दिया। लियू शी ने गर्व से अपनी बर्फ जैसी सफेद आस्तीनों पर हाथ फेरते हुए कहा। ये शब्द सुनकर शाओ यू क्रोधित हो उठी, लेकिन चुप रही। मन ही मन वह एक रसायनज्ञ की क्षमताओं को जानती थी और शाओ वंश को अनावश्यक परेशानी में डालने से बचने के लिए उसने उग्रता से बोलने की हिम्मत नहीं की।
हालांकि जियाओ यू को ऐसी छोटी छोटी बातों की परवाह हो सकती है, लेकिन जुनेर को ऐसी चिंताओं से कोई मतलब नहीं था। अब उसे समझ आ गया था कि यह मानव आकार का कचरा जियाओ यान से उसकी मुलाकात में देरी कर रहा है। अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाते हुए और घमंडी लियूशी को देखते हुए शुनेर के छोटे होंठ हल्के से खुले। हालांकि उसकी दिव्य आवाज के शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। रसायन शास्त्री का रूप धारण करने के बाद भी वह कचरा ही रहेगा। तुम्हारे जैसे लोग जो अपनी थोड़ी सी क्षमता का दिखावा करते फिरते हैं, शाओ यान गेगे के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मूर्ख। सड़क पर सन्नाटा छा गया। कई लोग दंग रह गए। दिखने में इतनी शालीन लगने वाली वह युवती लोगों को डांटने में किसी से कम नहीं थी। जियाओ यू भी बगल में बैठी शुनेर को देखकर अचंभित रह गई। काफी देर बाद उसने बेबसी से अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैंने कहा था कि तुम उस छोटे कमीने के हाथों भ्रष्ट हो जाओगे। शुनेर द्वारा सार्वजनिक रूप से बेरहमी से अपमानित किए जाने पर संकीर्ण सोच वाले लियूशी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने उदास स्वर में कहा, इन सभी वर्षों में तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझसे इस तरह बात करने का साहस किया है। सचमुच कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। जैसे ही उसके छोटे हाथों ने उसके चमकदार और साफ माथे को रगड़ा, शुनेर को अब लगभग यकीन हो गया था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति या तो मूर्ख है या हद से ज्यादा अभिमानी है। जिया लियाओ, कर दो। असल में मैं वैध तरीके अपनाना चाहता था। अफसोस की बात है कि वह कृतघ्न है। उदास चेहरे वाले लियूशी ने हाथ हिलाकर ठंडे लहजे में आदेश दिया। अरे, जिया लियाओ चौंक गया। सिरदर्द से परेशान होकर उसने अपना सिर खुजलाया। सतर्क मुस्कान के साथ उसने सोचा, यह आदमी क्या सोच रहा है। पिताजी सही थे, रसायन विद्या के अलावा इसे कुछ नहीं आता। भला ऐसा व्यक्ति रसायनज्ञ कैसे हो सकता है। आह भरते हुए जिया लियाओ केवल मुस्कुराते हुए कह सकी, लियूशी दागे, फिलहाल हमारा जियाली वंश शियाओ वंश को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। श्याओ वंश। ठंडी हंसी हंसते हुए लियूशी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं श्याओ वंश को बर्बाद करने में तुम्हारी मदद करूंगा। स्प्रिंग पाउडर के अलावा मैं 2-3 और तरह की दवाएं बना सकता हूँ। एक बार जब मैं उन्हें परिष्कृत कर लूंगा तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि श्याओ वंश फिर से उसी दयनीय स्थिति में लौट आएगा जिसमें वह पहले था। आश्वासन सुनकर जिया लियाओ एक बार फिर स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इतनी आसानी से अपने सारे पत्ते खोल देगा। मन ही मन खुश होने के साथ साथ उसने एक बार फिर आह भरी। क्या इसका मतलब यह है कि जितनी अधिक मूर्खता होगी उतना ही अधिक किसी के रसायनज्ञ बनने की संभावना होगी। जिया लियाओ ने हाथ हिलाकर आदेश दिया, इन्हें पकड़ो। जिया लियाओ के आदेश सुनते ही उसके पीछे खड़े 10 से अधिक विशालकाय पुरुषों ने तुरंत क्रूर और कठोर चेहरे बना लिए और वे आगे बढ़कर शून्यानेर के समूह को घेर लिया। दूसरे पक्ष का घमंड देखकर शियाओ यू बेहद क्रोधित हो उठी। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ शियाओ यू ने अपनी कमर से एक लंबा हरा चाबुक निकाला और अपनी ओर दौड़ते हुए उस भारी भरकम आदमी पर बेरहमी से प्रहार किया। पलक झपकते ही उस आदमी के चेहरे पर खून का एक लंबा धब्बा दिखाई दिया। हालांकि शियाओ यू एक 3 सितारा डोउजे थी, लेकिन डोउजे के समान शक्ति वाले 10 से अधिक लोगों के मुकाबले 2-3 बड़े योद्धाओं को हराने के बाद वह नुकसान में आ गई। अंततः उसे बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। एक और ताकतवर आदमी को खून की उल्टी करने और पीछे हटने पर मजबूर करने के बाद पीले चेहरे वाली शियाओ यू को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। उसने सिर घुमाकर शियाओ निंग को आदेश दिया, शुनेर को यहाँ से ले जाओ। जाओ और उस बदमाश को यहाँ बुलाओ। शियाओ निंग ने जल्दी से सिर हिलाया। उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसने तुरंत चेतावनी देते हुए कहा, बहन सावधान रहना। शियाओ निंग की चेतावनी सुनकर शियाओ यू तेजी से मुड़ी और उसने उस आदमी को देखा जिसे उसने पहले कोड़े मारे थे। वह अपनी लोहे की मुट्ठी को भयावह ढंग से उठा रहा था और फिर बेरहमी से उसकी छाती की ओर एक घूंसा मारा। एक महिला के शरीर के ऐसे अंग पर किए गए इस अप्रत्याशित और घिनौने हमले को देखकर शियाओ यू क्रोध से आग बबूला हो गई। उसने अपनी हथेली पर 2 ऊंची शक्ति एकत्रित की। जैसे ही वह उसे उग्रता से छोड़ने वाली थी, तभी एक काली आकृति तेजी से उसके बगल में प्रकट हुई। एक तेज हवा ने उस विशालकाय व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारी। उस प्रचंड शक्ति के कारण वह व्यक्ति खून से लथपथ चेहरे के साथ कुछ मीटर तक लुढ़क गया और फिर धीरे धीरे रुक गया। हमला करने वाले सभी लोगों को अपंग कर दो। हाथ में लोहे की छड़ लिए एक युवक ने दूसरी तरफ खड़े लियूशी और जिया लियाओ पर ठंडी निगाहों से देखा। उसके होठों से निकली धीमी सी आवाज थोड़ी डरावनी थी। उस युवक का आदेश सुनते ही उसी तरह की लोहे की छड़ लिए और चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए हुए दर्जनों विशालकाय आदमी एक साथ बाहर निकल आए। अध्याय 85 स्वीकृति। लोहे की छड़ें लिए दर्जनों 4 सितारा डोज स्तर के अभ्यासी योद्धाओं का सामना करते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे 10 से अधिक लोगों का दस्ता अचानक जम गया। भागने का मौका मिलने से पहले ही उन काली धातु की छड़ों ने उनके शरीर के हर हिस्से पर बेरहमी से प्रहार किया। पल भर में भयानक चीखें पूरी गली में गूंज उठीं। राख जैसे चेहरे वाले जिया लियाओ पर एक ठंडी नजर डालने के बाद शियाओ यान ने अपना सिर झुकाया और गुस्से से लाल चेहरे वाले शियाओ यू की ओर देखते हुए कोमल स्वर में पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मुझे अपने आने की सूचना देनी चाहिए थी। आजकल जियाली कबीले के ये बदमाश कुछ गड़बड़ करने की फिराक में हैं। पहली बार शाओ यान द्वारा अचानक इतना कोमल व्यवहार देखकर शाओ यू स्पष्ट रूप से हैरान रह गई। उसके चेहरे की लाली और भी बढ़ गई। असमंजस में उसने बेतरतीब ढंग से अपनी नजरें घुमाईं और बोली, घर से निकलते समय मेरी मुलाकात शुनेर से हुई। उसने कहा कि वह आपसे मिलने आना चाहती है, इसलिए मैंने उसके साथ चलने का फैसला किया। मुझे कैसे पता चलता कि मेरा सामना इन कमीनों से होगा? शाओ यान ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी नजर हरे रंग के वस्त्र पहने युवती पर डाली, जिसका चेहरा उसके आने से खुशी से खिल उठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी कोमल हो गई। ऐसा लग रहा था कि अभी तुम्हें गाली देने में मजा आ रहा था।
शाओ यान द्वारा उसका मजाक उड़ाए जाने पर शुनेर ने मासूमियत से अपना सिर हिलाया, होंठ सिकुड़े और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस मुझे उसका रवैया पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि शाओ यांगेगे भी उस समय किसी को खुलेआम सड़क से अगवा करने की हिम्मत नहीं करते थे। शुनेर के छिपे हुए विरोध का सामना करते हुए शियाओ यान ने अपनी नाक छुई और जबरदस्ती मुस्कुराया। हो सकता है कि वह उस समय थोड़ा घमंडी रहा हो, लेकिन वह अपने सामने खड़े व्यक्ति जितना बुरा नहीं हो सकता था। अरे, क्या ये शाओ कुल के युवा स्वामी नहीं है? आपको 1 साल से नहीं देखा, सुना है कि आपने आखिरकार अपना विकलांग उपनाम हटा दिया है। शाओ यान को शुनेर से बात करते देख जिया लियाओ ने बीच में दखल दिए बिना नहीं रह सकी। ये कौन है? लियूशी की निगाहें भी उतनी ही ठंडी थीं। शुनेर को नजरअंदाज करने के बाद उसे किसी दूसरे आदमी के साथ बातें करते और हंसते देखना घमंडी लियूशी के अहंकार को बहुत ठेस पहुंचाई। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। हे लियूशी दागे, ये हैं शाओ कुल के मशहूर प्रतिभाशाली। इनका नाम शाओ यान है। उस समय 10 साल से अधिक के प्रशिक्षण के बावजूद इनकी दाऊची शक्ति केवल तीसरे या चौथे स्तर पर ही थी। पता नहीं इन्होंने हाल ही में क्या खाया, लेकिन कुछ ही महीनों में इनकी दाऊची शक्ति तेजी से बढ़कर 8वें स्तर पर पहुंच गई। जिया लियाओ लियूशी के बगल में खड़ी होकर ठंडी मुस्कान के साथ परिचय कराया। किसी की प्रतिभा चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, अगर वह डोजे भी नहीं है तो वह कचरे के सिवा कुछ नहीं है, लियूशी ने ठंडे लहजे में कहा। ये शब्द सुनकर शुनेर का छोटा सा चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। उसकी निर्मल आंखों में सुनहरी लौ चमक उठी। जियाओ यान ने अपना हाथ बढ़ाकर शुनेर के तपे तुले शरीर पर हल्के से थपथपाया, फिर उदासीनता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सिर घुमाकर उसने पूरी तरह सफेद वस्त्र पहने लियूशी पर नजर डाली। उसकी निगाहें अनायास ही उसकी छाती पर टिकी थी जहां रसायनज्ञ का बैज लगा था, और मुस्कुराते हुए बोला, तुम ही वह रसायनज्ञ हो जिसने वसंत ऋतु की वापसी औषधि बनाई थी, है ना? लूशी ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना बैज दिखाते हुए सीना फुलाया और गर्व से घोषणा की, बिल्कुल सही। मैं जियाली कबीले द्वारा नियुक्त रसायनज्ञ हूँ। जियाओ यान को जैसे कुछ समझ आ गया हो, उसने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तुम्हारे जैसे रसायन शास्त्री ही इतनी घटिया औषधि बना सकते हैं। तुम सचमुच अपने गुरु की शिक्षा के योग्य हो। शाओ यान की बातें सुनकर आसपास के भाड़े के सैनिक जोर से हंस पड़े। जियाली कबीले के मुनाफाखोरी के तरीकों को देख चुके इन भाड़े के सैनिकों को स्प्रिंग पाउडर की वापसी के निर्माता से गहरी दुश्मनी थी। शाओ यान को निर्माता का खुलेआम मजाक उड़ाते देख उन्हें थोड़ी संतुष्टि मिली। आसपास के लोगों की हंसी सुनकर लियूशी का चेहरा धीरे धीरे और भी गंभीर हो गया। उसकी निगाहें ठंडेपन से शाओ यान पर टिकी थी। तुम अपने शाओ कबीले को ऐसे व्यक्ति को नाराज करने में मदद कर रहे हो जिसे नाराज करना उनके लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर जियाओ यान थोड़ा हैरान रह गया। वह कड़वी हंसी हंसा और अपना सिर सहलाने लगा। उस आदमी के घमंड को देखकर वह बिल्कुल अवाक रह गया। क्या वह सच में खुद को डो डी का कोई शिष्य समझता था? एक सितारा रसायनज्ञ को जियाओ वंश में सम्मान मिलता, लेकिन ये कहना कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे वंश नाराज नहीं कर सकता, ये तो एक मजाक ही था। संक्षेप में, डो डी सर्वोच्च डो रैंक है। अरे, इतनी कम बुद्धि वाला यह व्यक्ति रसायन शास्त्री कैसे बन गया? आह भरते हुए और सिर हिलाते हुए थोड़ा उदास शियाओ यान ने शुनेर से नजरें मिलाईं। लियूशी से संक्षिप्त बातचीत के बाद उसे आखिरकार समझ में आ गया कि कोमल और सौम्य शुनेर इस व्यक्ति को इतना नापसंद क्यों करती है। अपने चेहरे पर धीरे से हथेली फेरते हुए शियाओ यान स्पष्ट रूप से मूर्ख व्यक्ति से बात करने में बहुत आलस कर रहा था। अपने पीछे खड़े दर्जन भर तगड़े आदमियों की ओर हाथ हिलाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमला करो। इनके सरदार का भी पीछा करो। चूंकि इन लोगों ने हमारे इलाके में दखल देने की हिम्मत की है, इसलिए हमें इन्हें कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, वरना हम पर हंसा जाएगा। शाओ यान की हरकतें देखकर जिया लियाओ का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शाओ यान सचमुच हमला करेगा। उसने नजरें घुमाते हुए अपमानजनक लहजे में कहा, मुझे लगा था कि तुम काफी समझदार हो गए हो, लेकिन तुम अभी भी एक निकम्मे इंसान हो जो सिर्फ अपने मातहतों पर निर्भर रहना जानता है। तुम्हारी उकसाहटें वाकई काफी कमजोर हैं। शाओ यान ने धीरे से बोलते हुए अपने हाथ में मौजूद धातु की छड़ को लहराया। अगर तुम इसे उकसावा समझते हो तो समझ लो, तुम्हारे जैसे निकम्मे इंसान में शुनेर शियाओ जी के साथ चलने की कोई योग्यता नहीं है। जिया लियाओ ने अपमानजनक लहजे में कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने अपनी बुरी योजना को जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे वयस्कता समारोह में भाग लेना चाहिए था, है ना? हे, इसका मतलब है कि अगर मैं अब तुम्हें चुनौती दूं तो तुम्हारे पास मना करने का कोई कारण नहीं होगा, है ना? तुम सचमुच बेशर्म हो। शियाओ यान इस साल सिर्फ 17 साल की है जबकि तुम 23 साल की हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी चुनौती देने की? अगर तुम खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। शियाओ यू ने जिया लियाओ की चुनौती का जवाब देते हुए उसे फटकारा। उसकी भौहें तंग गईं और उसने चाबुक से जमीन पर एक पतला सफेद निशान बना दिया। जिया लियाओ ने चिढ़ाते हुए कहा, लगता है महिलाओं के मामले में तुम्हारी किस्मत अच्छी है। एक और महिला तुम्हारे समर्थन में आगे आई है। हे, तुम तो बस एक काय हो जो महिलाओं के पीछे छिपना जानता है। ये सुनकर उसके होठों का कोना थोड़ा सा हिल गया। धिक्कार है, ये गोरा आदमी बहुत घमंडी है। छोटे मालिक, मैं आपकी जगह इसके साथ खेलूंगा। अभिमानी जिया लियाओ को देखकर आसपास के कुछ भाड़े के सैनिक, जिनके शाओ यान के साथ अच्छे संबंध थे, चिल्ला उठे। अपने शब्दों से इतना बड़ा हंगामा मचते देख जिया लियाओ का चेहरा बदल गया। उनकी शक्ति 3 सितारा डोउजे के स्तर की थी और इतनी बड़ी भीड़ को नाराज करने से वे थोड़ा अभिभूत हो गए थे। भावहीन शाओ यान पर एक नजर डालते हुए जिया लियाओ ने अपनी आस्तीनें झाड़ी और ठंडे लहजे में कहा, चूंकि तुम में चुनौती स्वीकार करने का साहस नहीं है तो चलो इसे भूल जाते हैं। लियू शिंदागे, चलो चलते हैं। जो व्यक्ति ऐसी चुनौती स्वीकार करने का साहस नहीं रखता वह किसी भी सम्मान के योग्य नहीं है।
लियू शी ने सिर हिलाते हुए एक संदिग्ध मुस्कान दी। उसकी नजर एक पल के लिए चुपके से शुनेर पर पड़ी, फिर उसने गुस्से से भरी निगाहों से शियाओ यान को घूरते हुए धमकी दी, बदमाश, बस इंतजार करो। मैं शियाओ कबीले से उसे स्वेच्छा से मेरे पास भिजवा दूंगा। जितनी भी औरतें मेरी नजर में आई हैं, उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसे मैं हासिल न कर सकूं। शुनेर ने उदासीनता से लियू शी को घूरा, जिसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। उसकी आंखों में अंततः हत्या का इरादा प्रकट हुआ। जियालियाओ और लूशी मुड़े तो देखा कि शाओ कबीले के दो अभिमानी और लंबे चौड़े आदमी बाजार के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए और उन्होंने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। मुझे पता है कि तुम मुझे अपाहिज करना चाहते हो। ठीक है, चलो तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। जैसे ही जियालियाओ मदद के लिए इशारा करने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से एक युवक की उदासीन आवाज सुनाई दी। ये सुनकर जियालियाओ पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। उसके होठों के कोने धीरे से ऊपर उठे और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम ही हो जो मौत को दावत दे रहे हो। अगर कुछ हो जाए तो मुझे दोष मत देना। अध्याय 86 चुनौती। धीरे से मुड़ते हुए जियालियाओ ने अपना सिर एक तरफ झुकाया, उसके होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान थी। लियू शी दागे, क्या मैं उसके साथ थोड़ा खेल सकता हूँ? लियू शी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। बिना कोई निशान छोड़े उसने अपनी हथेली को सामने सीधा किया और शरारती अंदाज में कहा, अगर मौका मिले तो पीछे मत हटना। जियालियाओ मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर लीं। लियू शी के शब्दों ने अचानक उसे जियालीबी के साथ हुई एक गुप्त बातचीत याद दिला दी। उस समय जियालीबी को अभी अभी खबर मिली थी कि शाओ यान ने अपनी प्रतिभाएं पुनः प्राप्त कर ली हैं। लंबे समय तक मौन रहने के बाद उदास चेहरे के साथ जियालीबी ने अंततः अत्यंत गंभीर और ठंडे स्वर में जियालियाओ से बात की। अगर वह लड़का कभी तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ले तो उस पर जरा भी दया मत दिखाना। बेहतर होगा कि तुम उसे मौके पर ही मार डालो। अगर ऐसा करना संभव न भी हो तो उसे अपाहिज करने से भी जियाली कबीले को एक संभावित खतरनाक दुश्मन से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। अपने पिता की गंभीर और भयावह आवाज को याद करते हुए जियालियाओ के चेहरे पर मुस्कान और भी भयावह होती चली गई। उसकी डरावनी आंखें थोड़ी दूरी पर खड़े शांत शियाओ यान को घूर रही थीं। उसे पूर्वाभास हो रहा था कि वह युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति खुद ही अपनी जान दे देगा। जियालियाओ का आत्मविश्वास उसकी अपनी ताकत से उपजा था। 3 सितारा डोउजे के पद के अलावा उसने जिस ची विधि का प्रशिक्षण लिया था वह वायु तत्व की उच्च जुबान विधि हरिकेन चैंट थी। उसे ज्ञात कुछ डो तकनीकों को मिलाकर वह 5 सितारा डोउजे के खिलाफ चुनौती में विजयी होने में सक्षम था। उसके मुकाबले भले ही शाओ यान की प्रतिभा में सुधार हुआ था, लेकिन वयस्कता समारोह में उसकी शक्ति केवल 8 दुबांची थी। भले ही इस दौरान उसकी शक्ति फिर से बढ़ गई हो, शाओ यान के लिए उसे पार करना असंभव था। इस संबंध में जियालियाओ को पूर्ण विश्वास था। पूरी गली में जियालियाओ अकेली नहीं थी जो सोचती थी कि शियाओ यान के जीतने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि निगरानी कर रहे भाड़े के सैनिक और शियाओ यू भी यही सोचते थे कि शियाओ यान की प्रतिभा चाहे कितनी भी असाधारण क्यों न हो, दोनों के बीच के अंतर को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। क्या ये छोटा बदमाश आमतौर पर इतना चालाक नहीं होता? उस नीच आदमी के उकसावे में क्यों आ गया? हाथ में धातु की छड़ लिए शियाओ यान को देखकर शियाओ यू का चेहरा उतर गया। आगे बढ़कर उसने शियाओ यान की रक्षा करते हुए बेरहमी से डांट लगाई, तुम कब से अपनी हदें भूलने लगे हो? जानते हुए भी कि तुम जीत नहीं सकते, तुमने चुनौती क्यों स्वीकार की? क्या तुम जीने से थक गए हो? शाओ यू से फटकार की बौछार सुनकर शाओ यान ने बस कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, हमने अभी लड़ाई शुरू भी नहीं की है। ये कहना मुश्किल है कि कौन जीने से थक गया है। तुम। जिद्दी शियाओ यान को देखकर शियाओ यू ने गुस्से से अपने पैर पटके। उसकी आकर्षक लंबी टांगें उसके सामने उछल पड़ी और उसे रोक दिया। फिर उसने अपनी हरी चाबुक हवा में घुमाई जिससे एक तेज आवाज निकली, मुझे तुम्हारी जगह लड़ने दो। मैं जानती हूँ कि तुम में बहुत क्षमता है, लेकिन ये भविष्य की बात है। शियाओ यू को अपनी ओर पीट करके खड़े देखकर शियाओ यान दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो स्त्री हमेशा उससे लड़ती रही हो, वो दूसरों के सामने उसकी इतनी रक्षा करेगी। उसने अपना सिर खुजाया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसकी नजर शियाओ यू की पीठ से होते हुए उसकी पतली कमर, उसके खूबसूरत नितंबों और अंत में उसकी सुडौल और आकर्षक लंबी टांगों पर टिक गई। इस जंगली औरत के एकदम सटीक आकार को देखकर जियाओ यान थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपने होठों को चटकाया और शरीर के मालिक की नजर पड़ने से पहले ही अपनी नजरें हटा लीं। उसका सिर आगे की ओर झुका हुआ था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी ठुड्डी जियाओ यू के कंधों पर रख रहा हो। अरे, उस समय क्या तुम नहीं चाहते थे कि कोई मुझे पीट पीट कर मार डाले? उसके कान के पास सांसों की आवाज सुनकर शियाओ यू का शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया। उसके कान के कोमल सिरे पर तुरंत गुलाबी रंग छा गया। एक पल बाद उसने गहरी सांस ली और एक ऐसी आवाज में बोली जिसमें हल्की सी सिहरन छिपी थी, तुम्हें कुल में अपने महत्व को अच्छी तरह समझना चाहिए। इसलिए तुम अपनी मर्जी से किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकते। तुम्हारी बियाओ जी होने के नाते मुझे तुम्हें किसी भी खतरे से बचाने का अधिकार है। अरे, ये तो अजीब तर्क है। जियाओ यान असहाय होकर अपना सिर खुजाने लगा। छोड़ो इसे, मैं अपनी समस्या खुद सुलझा लूंगा। एक औरत होने के नाते तुम्हें एक तरफ हट जाना चाहिए। वाक्य खत्म करते ही उसने धातु की छड़ पर अपनी पकड़ और कस ली और शरीर को एक तरफ घुमा लिया, जियाओ यू को पीछे छोड़ते हुए जो उसे रोक रही थी। जमीन से उठकर वह अचानक अधीर जियालियाओ की ओर दौड़ पड़ा। शाओ यान की हरकतें देखकर शाओ यू चिंतित हो गई। जैसे ही वह अपनी लंबी चाबुक से शाओ यान को पीछे धकेलने वाली थी, एक युवती की स्पष्ट आवाज ने उसे रोक दिया, शाओ यू बियाओ जी, शाओ यान पर भरोसा रखिए। वह जल्दबाज नहीं है। अगर उसे खुद पर भरोसा नहीं होता तो वह जानबूझकर किसी को उकसाता नहीं। शुनेर। पीछे मुड़कर मुस्कुराती हुई शुनेर को देखकर शियाओ यू दंग रह गई। वह बस सिर हिलाकर आह भर सकी।
हालांकि उसके हाथ अब भी अपनी लंबी चाबुक को कसकर पकड़े हुए थे। हे छोटे बदमाश, आज मैं तुझे तेरे मूर्खतापूर्ण कार्यों का पछतावा करवाऊंगा। धातु की छड़ लिए दौड़ते हुए आ रहे शाओ यान को घूरते हुए जिया लियाओ ने ठंडी हंसी हंसी। हल्के हरे रंग की डो ऊंची तेजी से उसकी हथेली पर साकार हो रही थी। जिया लियाओ वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसकी हथेलियां अचानक नुकीले पंजों में बदल गईं। उसकी उंगलियों के सिरों पर हरे रंग की ऊर्जा से 10 नुकीले हवा के नाखून बन गए। एक भयावह हंसी के साथ उसने अपने हाथ हिलाए। हवा को चीर देने वाली आवाज के साथ उसने निर्दयता से शियाओ यान पर हमला कर दिया। हवा के चीरने की हल्की सी तीखी आवाज सुनकर जियाओ यान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपना बायां हाथ उठाया और सामने जमीन पर जोर से मुक्का मारा। हवा का एक तेज झोंका जमीन से टकराया और उसकी परावर्तित शक्ति ने अचानक जियाओ यान के आगे बढ़ने को रोक दिया। शियाओ यान की गति को नियंत्रित करने की लचीलता को देखकर आसपास के अनुभवी भाड़े के सैनिकों ने तुरंत प्रशंसा व्यक्त की। जिस क्षण उसका शरीर रुका, शियाओ यान के हाथ में मौजूद धातु की छड़ छूट गई और आगे बढ़ गई। एक छोड़े गए तीर की तरह वह जिया लियाओ के सिर की ओर जा गिरी। अपनी ओर आती धातु की छड़ को देखकर जिया लियाओ ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। हरे रंग की तैरती हुई डची को हाथ से झटकते ही उसके सामने की हवा में हलचल मच गई और कुछ छोटे छोटे हरे रंग के तूफान दिखाई दिए। कुछ छोटे मोटे तूफानों से बचने के बाद धातु की छड़ की मजबूती आसानी से खत्म हो गई। अपनी ताकत खोते हुए धातु की छड़ जिया लियाओ से आधा मीटर दूर जमीन पर एक स्पष्ट और तेज आवाज के साथ गिर गई। शाओ यान के आक्रमण को आसानी से विफल होते देख आसपास के लोग आह भरे बिना नहीं रह सके। उच्च कोटि की कुशलता रखने वाली जिया लियाओ अजय प्रतीत होती थी। अध्याय 87, जान से मारने की कोशिश। जी, शियाओ यान की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। निहत्थे शियाओ यान की ओर मैदान में देखते हुए शियाओ निंग ने घबराकर कहा। शांत और संयमित चेहरे के साथ शाओ यू ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर वह मर जाए, वह हीरो बनना चाहता था। अब तो उसकी हालत बेहतर है। हीरो बनने में नाकाम रहने के बाद अब उसे दूसरों द्वारा धमकाया जा रहा है और उसकी बेइज्जती हो रही है। कुछ पल चुप रहने के बाद शाओ यू ने आह भरी, उसे बचाने के लिए तैयार हो जाओ। जिया लियाओ, वह बदमाश खून का प्यासा लग रहा है। शाओ निंग ने अनिच्छा से सिर हिलाया और उसकी नाराजगी मोल लेने की हिम्मत नहीं की। घबराए हुए शियाओ यू की तुलना में शून्य बेहद शांत दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां मैदान पर घूमी और अंत में कमजोर स्थिति में खड़े शियाओ यान पर टिक गईं, जबकि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। बड़ी मुश्किल से बचते हुए शियाओ यान ने जिया लियाओ के हमले से खुद को बचाया। जैसे ही शियाओ यान पीछे हटी, जिया लियाओ उसके करीब आ गया क्योंकि पवन शक्ति तकनीक ने उसकी गति को बढ़ा दिया था। मुट्ठी भींचकर भयंकर भाव से जिया लियाओ ने शियाओ यान के सिर पर जोरदार हमला किया। दीवार से पीठ सटाए बचने में असमर्थ जियाओ यान का चेहरा तालाब के पानी की तरह शांत था और उसने धीरे से एक गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठी में हल्की पीली ऊर्जा उग्रता से उमड़ पड़ी। अदम्य और हिंसक अंदाज में उसने अंततः जिया लियाओ से सीधा टकराव शुरू कर दिया। जब शियाओ यान ने जिया लियाओ के खिलाफ बल प्रयोग करने का फैसला किया तो आसपास मौजूद भीड़ में हलचल मच गई। दोनों पक्षों के स्तर में भारी अंतर स्पष्ट था। अगर शियाओ यान बचाव का रास्ता अपनाता रहता तो वह लड़ाई को टाल सकता था, लेकिन अगर उसने ब्रूट फोर्स का सहारा लिया तो उसकी हार निश्चित थी। ठीक उसी समय जब सभी लोग शियाओ यान के लिए दया महसूस करने ही वाले थे, शियाओ यान की दृढ़ता से बंधी मुठ्ठियां अचानक फैल गईं और एक भयंकर निराकार धक्का देने वाली शक्ति अचानक प्रकट हुई और निर्दयता से जिया लियाओ के पेट पर जा लगी। जिया लियाओ के पेट में असहनीय पीड़ा हुई क्योंकि उसका तेज और हिंसक हमला तुरंत पलट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में द्वेष भरा हुआ था। तभी उसके मन में अचानक एक विचार कौंधा, ये कौन सी दो तकनीक है? यह इतनी अजीब कैसे हो सकती है? जिया लियाओ को अप्रत्याशित रूप से पीछे की ओर उड़ते हुए देखकर वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे विस्मय से भर गए। वैक्यूम हैंड पीछे की ओर उड़ रही जिया लियाओ को निशाना बनाते हुए शियाओ यान ने अपनी हथेली फैलाई और बेहद भयावह निगाहों से सबसे उपयुक्त अवसर चुना। तुरंत ही उसने एक प्रचंड खिंचाव बल के साथ जिया लियाओ को बेरहमी से अपनी ओर खींच लिया। हवा में मानो चमड़े की गेंद की तरह पीछे खींचे गए जिया लियाओ बेहद क्रोधित हो गए और अपने दांत पीसते हुए शियाओ यान की ओर बढ़े, जो उनके करीब आता जा रहा था। उनके चेहरे पर थोड़ी सी क्रूरता झलक रही थी। उनकी मुट्ठी की सतह पर सियान डो ऊंची तेजी से संघनित हुई और अप्रत्याशित रूप से एक छोटा सा भंवर बन गया। लोजुवान डो तकनीक, ग्रीन विंड विलिंग फिस्ट। हवा में उठी मुट्ठी से तेज हवा की आवाज आई। वहीं उस तकनीक से उत्पन्न जबरदस्त हवा के दबाव ने शियाओ यान के बगल में जमीन पर पड़े कचरे को पीछे की ओर उड़ा दिया। तेज हवा के दबाव को महसूस करते हुए शियाओ यान ने अपनी आंखें थोड़ी सी खुली और उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उसका शरीर अचानक मुड़ गया। उसने अपने दाहिने पैर को दीवार पर जोर से पटका, जिससे आधा इंच गहरा निशान बन गया। दीवार के विपरीत बल का उपयोग करते हुए शियाओ यान का शरीर हवा में घूम गया और उसका दाहिना पैर एक अजीब चाप में मुड़ गया। इस क्षण उसके लचीले पैर मानो स्टील की तरह सख्त लग रहे थे। ऑक्टेन ब्लास्ट होंठ सिकोड़ते हुए शियाओ यान का चेहरा भावहीन था। हवा में उठे उसके दाहिने पैर में आखिरकार पर्याप्त बल जमा हो गया था और भीड़ की निगाहों के सामने वह जिया लियाओ की ओर आती हुई मुट्ठी से टकराया और टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ। सिर्फ इसलिए घमंड मत करो क्योंकि तुम 3 सितारा डोजे हो। जिस क्षण पैर और मुट्ठी टकराए उसी क्षण शियाओ यान के दाहिने पैर से पीली डो की एक हल्की सी आवाज के साथ निकली, जिससे जिया लियाओ के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। धड़ाम, मुक्का और लात टकराए और टक्कर के स्थान से एक दबी हुई गड़गड़ाहट की आवाज उठी। कचा टक्कर होते ही हड्डियों के टूटने की तेज आवाज हवा में गूंज उठी। उस आवाज के साथ ही शियाओ यान और जिया लियाओ के शरीर लगभग एक ही समय पर पीछे की ओर उड़ गए।
उसका शरीर पीछे की दीवार से बुरी तरह टकराया। जियाओ यान को अपने गले में कुछ मीठा सा महसूस हुआ और फिर उसने मुंह भर खून थूक दिया जो जमीन पर फैल गया। शियाओ यान को खून की उल्टी करते देख आसपास के सभी भाड़े के सैनिकों ने अफसोस भरी आह भरी। उन सभी को लगा कि शियाओ यान हार चुका है, लेकिन अचानक जिया लियाओ, जो जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा था, ने अपना दाहिना हाथ कसकर पकड़ लिया। वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर लौटने लगा। भीड़ में चतुर दर्शकों की कमी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने जिया लियाओ की बांह को विकृत रूप में मुड़ा हुआ देखा, वे चौंक गए और उनके चेहरे सदमे से भर गए। भीड़ में गूंजता शोर इस क्षण थम गया। दीवार के पास हौंकते हुए युवक पर विस्मय भरी निगाहें टिक गईं। काफी देर बाद अचानक चारों ओर जयकारे गूंज उठे। अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोलकर जियाओ यू ने बुरी तरह विलाप कर रही जिया लियाओ को अविश्वास से देखा और आश्चर्य से कहा, वह छोटा कमीना, क्या वह सच में जीत गया? लगता तो यही है। उस आदमी का हाथ शियाओ यान ने तोड़ दिया था। शियाओ निंग ने घूंट भर लार ली। शियाओ यान के उस भयानक हमले ने उसे अपनी पिछली दयनीय हालत याद दिला दी। हालांकि जिया लियाओ की मौजूदा हालत उससे कहीं ज्यादा खराब थी, लगभग 10 गुना ज्यादा। जिया लियाओ को, जिसकी हड्डी लगभग हाथ से बाहर निकली हुई थी, देखकर शियाओ निंग समझ गया कि उसका हाथ शायद हमेशा के लिए बेकार हो गया है। शाओ निंग की पुष्टि सुनकर शाओ यू कुछ देर चुप रही। उसकी निगाहें हौंकते हुए शाओ यान पर टिकी थी, तो पता चला कि यह छोटा बदमाश पहले ही 2 स्तर तक पहुंच चुका है। इसीलिए तो उसे जरा भी डर नहीं था। डॉट 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 पूरे 10 मिनट तक जमीन पर बैठे रहने के बाद जियाओ यान धीरे धीरे उठा और पास ही खड़ी लियू शी पर ठंडी नजर डाली, जो मूर्खतापूर्ण ढंग से घूर रही थी। अपने सुन्नत दाहिने पैर को घसीटते हुए उसने बगल में पड़ी लोहे की छड़ उठाई। उसने जमीन पर कराहते हुए जिया लियाओ को घूर कर देखा और बड़ी मुश्किल से उसकी ओर झुका। जिया लियाओ के कुछ क्षण पहले के हमले से ही जियाओ यान के प्रति उसकी जानलेवा मंशा जाहिर हो गई थी। जो लोग उसकी जान लेना चाहते थे, उन पर जियाओ यान भी बेवजह दया नहीं दिखाएगा। जमीन पर लेटे हुए और लगातार पास आते हुए शियाओ यान को घूरते हुए जिया लियाओ के चेहरे पर अब क्रूरता का कोई निशान नहीं था, बल्कि वह घबराया हुआ दिख रहा था और उसने एक घूंट लार ली। वह शियाओ यान की आंखों में हत्या का भाव साफ देख सकता था और उसने जल्दबाजी में कहा, मैं हार मानता हूँ। शियाओ यान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और ऐसा लग रहा था मानो उसने एक शब्द भी नहीं सुना हो। उसने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ को और भी कसकर पकड़ लिया। उस युवक के दृढ़ चेहरे को देखकर, चाहे वो खूंखार भाड़े के सैनिक ही क्यों न हो, लोग थोड़ा भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। वर्तमान में शियाओ यान को देखकर लोगों के लिए यह मानना मुश्किल हो रहा था कि वो और पहले हमेशा मुस्कुराने वाला युवक एक ही व्यक्ति है। कदम रोकते हुए शियाओ यान जिया लियाओ से काफी लंबा हो गया और उसे घूरने लगा। अचानक उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई, लेकिन उस मुस्कान में उसके मोती जैसे सफेद दांत साफ दिख रहे थे, जिसे देखकर जिया लियाओ का दिल जम गया। अब उसे एहसास हुआ कि यह युवक, जो आमतौर पर भीड़ की तरह शांत रहता था, असल में उससे भी कहीं ज्यादा क्रूर दिल रखता था। मर जा, तू नीच है। हल्की हंसी हंसते हुए जियाओ यान की गहरी काली पुतलियों से अचानक और भी तीव्र हत्या का इरादा झलकने लगा और उसके हाथ में मौजूद काली लोहे की छड़ हवा में तेजी से सीटी बजाती हुई जिया लियाओ के सिर की ओर बढ़ी। अध्याय 88 निष्कर्ष। निर्दयी शियाओ यान को घूरते हुए जिया लियाओ का चेहरा पीला पड़ गया, उसके चेहरे पर भय का भाव छा गया। सड़क पर खड़े दर्शक जिया लियाओ को मरते हुए देखकर अचानक ठंडी हवा का एक झोंका महसूस करने लगे। शियाओ यान के निर्णायक कदम ने कई लोगों की उसके प्रति राय बदल दी। शाओ यू का लाल और नम मुंह खुला रह गया, उसका पूरा शरीर वहीं जम गया था। शाओ यान के निर्मम और निर्णायक स्वभाव ने उसके प्रति उसकी सौम्य छवि को पूरी तरह से उलट दिया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस लड़के से वह अक्सर लड़ती और चिढ़ती थी, वह इतनी सहजता से निर्दयता का प्रदर्शन कर सकता है। सबकी निगाहें शियाओ यान के हाथों में मौजूद धातु की छड़ पर टिकी थीं। जब वह छड़ जिया लियाओ के सिर से आधा मीटर दूर थी, तभी अचानक बिजली कड़कने जैसी एक जोरदार आवाज आई। गली में किसी ने अचानक पुकारा, शियाओ खानदान के बदमाश, चुनौती का मकसद एक दूसरे से सीखना होता है। तुम इतनी बेरहमी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? भयंकर चीख सुनकर जियाओ यान ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। रुकने के बजाय उसके हाथ में मौजूद धातु की छड़ और भी जोर से नीचे की ओर टकराई। हट जाओ! शियाओ यान की इस हरकत ने चिल्लाने वाले के गुस्से को और भड़का दिया था। एक गाली के साथ उसने एक बेहद तेज हवा छोड़ी, जो सीटी बजाती हुई आगे बढ़ी। हरी बिजली की तरह ये शियाओ यान की धातु की छड़ के बीचों बीच टकराए और पल भर में ही वह मजबूत धातु की छड़ 2 टुकड़ों में कट गई। धातु की छड़ के 2 टुकड़ों में टूटते ही शियाओ यान का चेहरा बदल गया। दांत पीसते हुए शियाओ यान निर्दयतापूर्वक छड़ के बचे हुए आधे हिस्से को जिया लियाओ के गले में घोंपना चाहता था, तभी हरी हवा फिर से तेज हो गई। हवा के तेज दबाव के कारण शियाओ यान को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर धातु की छड़ को आगे की ओर धकेलने का प्रयास किया। हालांकि एक अदृश्य वायु परत ने उसे रोक दिया, जिसे भेदा नहीं जा सका। अपने होठों को मटकाते हुए शियाओ यान ने अपने दाहिने हाथ से छड़ को कसकर पकड़ लिया और थोड़ा सा हिलते हुए मुड़ गया। धातु की छड़ उसके हाथ से छूटकर एक काली छाया बन गई और तेजी से उसकी ओर उड़ती हुई आकृति की ओर बढ़ी। ये देखकर कि शियाओ यान ने वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत की है, उस आकृति ने ठंडी फुफकार मारी। उसके हाथ पंजों की तरह मुड़ गए और उसने उन्हें अपने सामने जोर से हिलाया। घनी हरी ऊर्जा से कुछ हल्के हरे रंग की हवा की किरणें निकलीं। जैसे ही उसने अपनी उंगली उठाई, हवा के ब्लेड उसके हाथों से छूट गए और धातु की छड़ को 10 से अधिक टुकड़ों में काट दिया। इतनी कम उम्र में इतना निर्दयी हृदय! आज मैं तुम्हें शियाओ जान की जगह सबक सिखाऊंगा। धातु की छड़ को टुकड़ों में काटने के बाद वह आकृति ठंडे स्वर में हंसी। उसकी दोनों हथेलियों में हरी ऊर्जा तेजी से एकत्रित हो रही थी। उसके पैरों के नीचे एक चक्रवात बना और उसे हवा में उठा लिया।
एक तोप की तरह उसने खुद को शियाओ यान की ओर फेंका। जैसे ही उसने अपनी हथेली हिलाई, एक हल्के हरे रंग की पवन किरण प्रकट हुई और विस्फोटक रूप से शियाओ यान की ओर बढ़ी। पवन चक्कियों से उत्पन्न वायु दाब ने जमीन से सारी धूल उड़ा दी। मुझे सबक सिखाओगे? खुद को समझते हो तुम? पहले अपने बेटे को अनुशासन सिखाओ। शियाओ यान ने सिर हिलाया और ठंडी मुस्कान के साथ बोला। दो ऊंची के गुणों से उसने पहचान लिया था कि यह जिया ली आओ के पिता जिया ली बी हैं। शियाओ यान ने शांत चेहरे से अपनी ओर आती हवा की तेज धाराओं को देखा। जब वे उसके सिर से 5 मीटर दूर थी, तो शियाओ यान ने जोर से अपनी हथेली जमीन की ओर मारी। हवा का एक बेतरतीब झोंका निकला और जमीन से टकराते ही शियाओ यान का शरीर हवा में उछल गया। वह हवा में कलाबाजी खाते हुए दर्जनों मीटर दूर एक खाली जमीन पर जा गिरा। हवा के ब्लेड चूक गए। एक जोरदार आवाज के साथ जमीन की कठोर चट्टानी सतह पर कई गहरे निशान बन गए। पिताजी, इसे मार डालो। नीचे झपट्टा मारते हुए आकृति को देखकर जिया ली आओ का चेहरा अनियंत्रित खुशी से भर गया और वह बेरहमी से चिल्लाया। जमीन पर उतरते ही जिया ली बी ने जिया ली आओ के हाथ पर एक नजर डाली। उसका चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया और उसकी आंखों में एक ठंडी, जानलेवा मंशा झलक रही थी। बिना कुछ कहे वह जमीन से उठा और एक बार फिर उन्माद में आकर शियाओ यान की ओर दौड़ा। देखते हैं कि शियाओ वंश का ये प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में कितना महान है। जिया ली बी के प्रकट होने और शियाओ यान के जल्दबाजी में पीछे हटने के बीच कुछ ही समय बीता था। भीड़ ने जिया ली बी को पहचान लिया और हूटिंग करने लगी। एक दाडोशी ने एक डोजे पर छुपकर हमला कर दिया था। वाह जिया ली, तुम बूढ़े कुत्ते, बड़े तरबूज, तुम में हमला करने की हिम्मत भी है। शियाओ यान ने ताना मारा। ये देखकर कि जिया ली ने उनके रुतबे की परवाह किए बिना एक बार फिर उसकी ओर दौड़ लगाई, शियाओ यान का चेहरा आखिरकार पीला पड़ गया। बदमाश, मेरे बेटे का हाथ तोड़ने के बाद सही सलामत जाने की उम्मीद मत रखना। जिया ली बी जमीन से उठा। हवा की तरह वह अचानक शियाओ यान के ऊपर प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक भयावह भाव झलक रहा था। उसकी मुट्ठी जोर से कस गई और एक उग्रहरी ऊर्जा तेजी से एक विशाल भंवर में बदल गई। अरे यार, तुम तो जुबान लेवल की 2 तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हो। बूढ़े कुत्ते, तुमने पूरे जिया ली खानदान को कलंकित कर दिया। जिया ली बी की मुट्ठी में समाई भयंकर शक्ति को महसूस करते हुए शियाओ यान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुपके से उसने अपनी उंगली पर बंधी काली अंगूठी को खींचना शुरू कर दिया। थोड़ी दूरी पर जियाओ यान को खतरे में देखकर शुनेर का चेहरा बदल गया। धीरे से सांस लेते हुए उसकी निर्मल आंखों में एक सुनहरी लौ प्रकट हुई। पलक झपकते ही हल्के सुनहरे रंग की 2 ऊंची आक्रामक ऊर्जा उत्सर्जित करने लगी। जैसे ही शियाओ यान खुद को बचाने की तैयारी कर रहा था और शुनेर उसे बचाने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक गुस्से से भरी एक तेज चीख गली में गूंज उठी। अरे बूढ़े कुत्ते, कब से मेरे बेटे को सबक सिखाने की तुम्हारी बारी आ गई? जब चीख पुकार शांत हुई, तो बाजार के उस पार से आग की लपटों से घिरी एक आकृति तेजी से आई। जोर जोर से पैर पटकते हुए वह बिजली की गति से शियाओ यान के सामने की ओर बढ़ा और शेर की तरह दहाड़ने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। क्रोधित शेर का प्रकोप बेहद प्रभावशाली दिखते हुए जियाओ जान ने अपनी लोहे जैसी मुट्ठी कसी और अपने ऊपर खड़ी जिया ली बी पर जोरदार प्रहार किया। उसकी मुट्ठी पर एक विशाल लाल रंग का शेर का सिर चमक उठा। धमाका, हरी और लाल ऊर्जा के संपर्क में आने से एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे सड़क पर मौजूद अधिकांश लोगों के कान बजने लगे। हवा में ही युद्ध में लगे दोनों व्यक्ति कांप उठे और जल्दी से पीछे हट गए। पीछे हटते समय जियाओ जान ने जियाओ यान को भी अपने साथ खींच लिया। पीछे हटते हुए दोनों व्यक्ति तेजी से जमीन पर कदम रख रहे थे और हर कदम के निशान जमीन पर साफ दिखाई दे रहे थे। इससे ये स्पष्ट हो गया कि दोनों पक्ष कितने शक्तिशाली थे। अपनी ऊर्जा को बिखेरते हुए जियाओ जान ने कुछ ही दूरी पर खड़ी जिया ली बी को ठंडी निगाहों से देखा। उसने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा, जिया ली बी, तूने सचमुच कुत्ते की तरह जीवन बिताया है। युवा पीढ़ी पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? जिया ली बी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे। उसने जमीन पर लेटे जिया ली आओ की ओर इशारा करते हुए ठंडी आवाज में कहा, इसने मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाई है। शियाओ जान, तुम मुझे इसका स्पष्टीकरण दोगे? स्पष्टीकरण? कैसा स्पष्टीकरण? अगर मेरे बेटे ने तुरंत प्रतिक्रिया न दी होती, तो जमीन पर पड़ा हुआ तुम होते। अगर ऐसा होता, तो क्या मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराता? जियाओ जान ने व्यंग्य करते हुए तेजी से और गुस्से से पलटवार किया। ये चुनौती आपके बेटे ने दी है। यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह हैं। इसके अलावा चुनौती में हाथ पैर खोना आम बात है। आप इस पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? मुस्कुराते हुए जियाओ जान का उग्र स्वभाव धीरे धीरे शांत हो गया। तुम? जिया ली बी का चेहरा चिंता से सिकुड़ गया। उसने अपने चारों ओर हंसती निगाहों को देखा और समझ गया कि उसने शियाओ यान को चोट पहुंचाने का मौका गंवा दिया है। गुस्से से दांत पीसते हुए उसने कहा, मुझे कोई मौका मत देना, वरना मैं तुम्हें भी यही सजा दूंगा। मुस्कुराते हुए जियाओ जान की आंखों में एक क्रूर चमक दिखाई दी। अच्छा अच्छा, देखते हैं। जिया ली बी ने सिर हिलाया और गुस्से से मुस्कुराया। वह दर्द से कराह रही जिया ली आओ को उठाने के लिए आगे बढ़ा, मुड़ा और चला गया। जब वह लियू शी के पास से गुजरा और उसकी हैरान और चुप मुद्रा को देखा, तो उसका गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। गहरी सांस लेकर उसने अपने गुस्से को दबाया और कहा, श्रीमान लियू शी, चलिए चलते हैं। अरे वो महिला! लियू शी अनिच्छा से पास में खड़ी शुनेर को घूर रही थी। जिया ली बी की आंखें फड़क रही थीं और वह उस मूर्ख को वहीं मार डालने को तैयार था जिसका दिमाग सिर्फ औरतों के बारे में सोचता था। उसने मुट्ठी कस ली। कुछ देर बाद उसने जबरदस्ती चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लाते हुए कहा, इस मामले में हम घर लौटने के बाद और बात करेंगे। अरे ठीक है। जिया ली बी के चेहरे पर दर्द देखकर लियू शी अनिच्छा से सिर हिला सका। उसकी निगाहें एक बार फिर अश्लील ढंग से शुनेर पर पड़ी और फिर अनिच्छा से जिया ली बी के साथ बाजार से निकल गया।
शहर से बाहर जाते हुए शर्मिंदा देख रहे जियालीबी और उसके साथियों को देखकर शियाओ जान ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी निगाहें चारों ओर घूमी और फिर उसने मुड़कर शियाओ यान की ओर देखा, जिसके होठों के कोने पर खून की एक बूंद थी। उसकी निगाहें कोमल थीं और उसने शियाओ यान के कंधों पर हल्के से थपथपाया। होंठ चूसते हुए उसने पछतावे से कहा, तुम्हारे हमले काफी क्रूर नहीं थे। जियालीबी का इकलौता बेटा है और आज अगर तुमने उसे नपुंसक बना दिया होता तो जियालीबी पागल हो जाता। अगर ऐसा होता तो बाहर छिपे तीनों बुजुर्गों को उसे मारने का बहाना मिल जाता। धिक्कार है, कितना बड़ा मौका गंवा दिया। ये सुनकर जियाओ यान दंग रह गया। उसने अपनी आंखें घुमा लीं। वहीं एक तरफ खड़ी शुनएर और जियाओ यू के चेहरे गंदी बातों से लाल हो गए। शाओ जान की बातें सुनकर आसपास के भाड़े के सैनिकों का सिर सुन्न हो गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बेटा इतना क्रूर था, उसका पिता तो उससे भी कहीं अधिक निर्दयी था। अध्याय 89। अंधेरी और तूफानी रात। आसमान में ऊंचा लटका हुआ चांदी जैसा चांद हल्की चांदनी बिखेर रहा था जो जमीन को चांदी जैसी परत से ढक रही थी और उसे एक रहस्यमय रूप दे रही थी। दिन भर की हलचल के बाद वुतान शहर रात में अंधेरा और सन्नाटा छा गया था। कुछ गलियों के घरों के अंदर से केवल कभी कभार रात की गतिविधियों की हल्की फुल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शाओ परिवार के घर के पिछवाड़े के एक कमरे में एक युवक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें रात के आकाश की तरह काली थीं और उनमें एक ठंडी खामोशी छाई हुई थी। गुरुजी, आपकी वर्तमान स्थिति में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? लंबे मौन के बाद जियाओ यान ने अचानक धीमी आवाज में पूछा। क्यों? उसके गले में पहनी काली अंगूठी से एक बेतरतीब प्रतिक्रिया निकली। कुछ क्षण बाद याओ लाओ ने स्पष्ट रूप से कहा, यद्यपि मैं इस समय अपने आत्मिक रूप में हूँ, फिर भी मुझे अपनी दिव्य ज्वाला से दा डुओशिस या डुओलिंग जैसी छोटी मक्खियों को नष्ट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर शियाओ यान के चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक उठी। हालांकि उसकी आंखों में अब भी एक तरह की ठंडक थी। क्या तुम दोपहर वाले लड़के को मारना चाहते हो? शियाओ यान का व्यवहार देखकर याओ लाओ ने आश्चर्य से पूछा। जिया लियाओ इस तरह के प्रयास के लायक नहीं है। शियाओ यान मुस्कुराए और फुसफुसाते हुए बोली, 2 महीने तेजी से नजदीक आ रहे हैं और जियाली कबीले के साथ इस प्रतिस्पर्धा को खींचने से मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। इसलिए मैं चुपके से लियूशी नामक रसायनज्ञ को मारना चाहती हूँ। उसके मरने के बाद जियाली कबीले के पास कोई औषधि न बचेगी और वे अपना बचा हुआ बाजार हिस्सा भी खो देंगे। एक बार ऐसा हो जाने पर भले ही उनका कबीला जीवित रह पाए, उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी और वे शियाओ कबीले को चुनौती देने में सक्षम नहीं रहेंगे। ओह, क्या सच में तुम्हारा सब्र खत्म हो गया? तुम्हारे स्वभाव को देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम जल्दबाज हो। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद याओ लाओ की मजाकिया आवाज रिंग से निकली। लगता है तुम्हें शुनेर नाम की लड़की की बहुत परवाह है। उस लड़के ने बस थोड़ी सी गंदी हरकत की थी, फिर भी तुम इतनी गहरी दुश्मनी पाल रहे हो। कितना ईर्ष्यालु बच्चा है। ये सुनकर शियाओ यान का चेहरा लाल हो गया। अपने विचारों के इतनी आसानी से प्रकट होने की शर्मिंदगी ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। शुरू से ही मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मैं उनके साथ खेलना कैसे जारी रख सकता था? अगर आज उस आदमी से मुलाकात न भी हुई होती तो भी मैं कुछ चालें चलना शुरू कर देता। ठीक है, ठीक है। इसका उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। शियाओ यान के हाव भाव को देखकर याओ लाओ जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में छिपी व्यंग्यात्मकता ने शियाओ यान को असहाय होकर आंखें घुमाने पर मजबूर कर दिया। चूंकि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो बस एक आत्मा हूँ, इसलिए मुझे आपके हाथों की जरूरत पड़ेगी। याओ लाओ ने हंसी रोकते हुए कहा। जल्दी से सिर हिलाते हुए शियाओ यान झट से अपने बिस्तर से कूद गया। उसने अपनी जेब से एक लाल रंग का स्टोरेज रिंग निकाला और पहले से तैयार किया हुआ एक बड़ा काला चोला बाहर निकाला। उसने उसे बड़ी कुशलता से अपने शरीर पर ओढ़ लिया और उस दुबले पतले युवक का शरीर एक फूले हुए रहस्यमय काले चोले वाले आदमी में बदल गया। चलो चलते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे अपने शरीर पर नियंत्रण करने दो। मेरी आत्मा तुम्हें घेरे हुए है, इसलिए तुम्हें किसी के द्वारा तुम्हारी गंध से पहचाने जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से तैयार शियाओ यान को देखकर याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। सिर हिलाते हुए जियाओ यान आसानी से खिड़की के किनारे तक पहुंच गया और एक चोर की तरह अपने आसपास का जायजा लिया। तभी वह बाहर कूद गया और तेजी से नीचे उतरा। इसके बाद उसकी उंगली में मौजूद अंगूठी से एक रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा निकली। रहस्यमयी शक्ति ने झट से शियाओ यान के पूरे शरीर को घेर लिया। देखते ही देखते तेजी से गिरता हुआ उसका शरीर अचानक हवा में तैरने लगा। छत से हल्के कदमों से उतरते हुए उसका काला शरीर चील की तरह चुपचाप शियाओ कबीले के घर से निकलकर अंधेरी रात में गायब हो गया। अंधेरी और तूफानी रात ने शिकार करने का अच्छा अवसर प्रदान किया। जिया लाई कबीला। क्या श्रीमान लियू वास्तव में अन्य औषधियों को भी परिष्कृत कर सकते हैं? अच्छी रोशनी वाले हॉल में पहले तो चिंतित जिया लीबी लियूशी की प्रसन्नतापूर्ण घोषणा सुनकर पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसने प्रसन्नता से पूछा। जिया लीबी के आश्चर्यचकित भाव से बेहद संतुष्ट होकर लियूशी ने अपने बगल में रखा चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पिया। उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। औषधीय दवाओं के अलावा मैं एक ऐसी दवा भी बना सकता हूँ जो भाड़े के सैनिकों के लिए बहुत उपयुक्त है। इस दवा का नाम है विस्फोटक शक्ति गोली। ये थोड़े समय के लिए उपयोगकर्ता की शक्ति को 10% तक बढ़ा सकती है। ये सुनकर जिया लीबी के चेहरे पर खुशी और बढ़ गई। अगर इतनी असरदार दवा बनाई जा सके तो वह इसका इस्तेमाल विज्ञापन के तौर पर करके काफी लोगों को आकर्षित कर सकता है। शायद वह एक बार फिर शाओ कबीले को दबाने में भी कामयाब हो जाए। दुर्भाग्यवश इस विस्फोटक शक्ति की गोली को औषधीय औषधियों की तरह बड़ी मात्रा में नहीं बनाया जा सकता। मेरी वर्तमान क्षमता के अनुसार मैं एक दिन में केवल 20 गोलियां ही बना सकता हूँ। लियूशी ने खेद भरे स्वर में कहा। हाँ, 20 गोलियां ठीक हैं।
हम एक तरह की नीलामी आयोजित कर सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को मिलेगी। वैसे भी हमारा मुख्य उद्देश्य इलाज की दवा है। हम तो बस अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जियाली बी ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हे कुल प्रमुख जियाली, मैं वास्तव में यह विस्फोटक शक्ति गोली बना सकता हूं, लेकिन हमारे समझौते के अनुसार मैं केवल उपचार औषधि बनाने के लिए ही जिम्मेदार हूं। ये देखकर कि विस्फोटक शक्ति गोली ने जियाली बी को कितना आकर्षित किया है, लियूशी के मन में एक विचार आया और वह अचानक बोल पड़ा। जियाली बी का चेहरा अचानक बदल गया। वह धूर्त व्यक्ति जानता था कि वह आदमी क्या योजना बना रहा है। हालांकि इस समय वह केवल रूखी हंसी हंस सकता था और पूछ सकता था, श्री लियूशी का क्या मतलब है? हाँ हाँ, आराम करो, मुझे पता है कि जियाली कबीले की इस समय क्या हालत है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी। जियाली बी को शांत देखकर लियूशी की आंखों में एक शातिर मुस्कान आ गई। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कबीले के मुखिया जियाली मुझे शुनेर नाम की महिला को पकड़ने में मदद करें। मुस्कुराहट आने से पहले ही जियाली बी का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंख का कोना फड़क उठा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यौन इच्छाओं से ग्रस्त यह व्यक्ति सीधे शियाओ परिवार को निशाना बनाएगा। श्री लियूशी, अगर हमारे जियाली कबीले ने शियाओ कबीले के किसी सदस्य को छुआ तो शियाओ जान को हम पर खुलेआम हमला करने का बहाना मिल जाएगा। तब यह महज व्यापारिक टकराव नहीं बल्कि वास्तविक हिंसा होगी। आह भरते हुए जियाली बी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मेज पर उंगली थपथपाते हुए लियूशी ने धीरे से कहा, यह मेरे विचार का विषय नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि कबीले का मुखिया उसे जबरदस्ती अगवा करने की योजना बना रहा है या चुपके से उसे नशीली दवा दे रहा है। मुझे सिर्फ परिणाम की चिंता है। बस आप उसे मेरे पास ले आइए, मैं विस्फोटक शक्ति गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दूंगा। जियाली बी की आंख का कोना फड़क उठा। गुस्से से उबल रहा था, फिर भी वह केवल जबरदस्ती हंसते हुए बोला, क्या आप मुझे सोचने का समय दे सकते हैं? क्या मैं आपको कल जवाब दे सकता हूँ? ही, अच्छा ही हुआ, कुल के मुखिया, आप इस पर विचार कर लीजिए। जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जियाली कुल और शियाओ कुल पहले से ही कट्टर दुश्मन है, तो फिर एक और दुश्मनी को इसमें जोड़ने की क्या जरूरत है? कुटिल हंसी हंसते हुए लियूशी खड़ा हुआ, अपनी पीठ थपथपाए और अकड़ते हुए हॉल से बाहर निकल गया। तेज कदमों से वह पिछवाड़े में बने अपने कमरे की ओर चल पड़ा। उस दिन कमल जैसी कोमल युवती ने उसके मन में वासना जगा दी थी। अब वह बस एक जवान और खूबसूरत नौकरानी ढूंढकर अपनी वासना मिटाना चाहता था। कोने में गायब हो चुकी लियूशी को देखते हुए जियाली भी और भी उदास हो गया। काफी देर बाद उसने एक गहरी सांस छोड़ी और भारी स्वर में बोला, ये कमीना, जिसका दिमाग औरतों से भरा है, आखिरकार किसी औरत के हाथों ही मरेगा। डॉट 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 डॉट। घर के पिछवाड़े के एक कमरे में जियाओयान असहाय होकर बिस्तर पर बेहोश पड़ी खूबसूरत महिला को देख रहा था। उसका शरीर केवल एक पतले लबादे से ढका हुआ था, जिससे उसका काफी नग्न शरीर दिखाई दे रहा था। वो आदमी वापस आ गया है, याओ लाओ ने रिंग के अंदर से फुसफुसाते हुए कहा, जिससे शियाओयान जल्दी से एक छिपे हुए कोने में दुबक गया। एक छोटे से छेद से उसकी नजरें कमरे में सब कुछ देख पा रही थीं। चर लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुल गया। कमरे के अंदर से तुरंत ही लियूशी की हंसी सुनाई दी। हा प्यारी, मैं यहाँ हूँ। आज रात तुम्हारी तो बैंड बजने वाली है। कितना वीर्य से भरा दिमाग वाला बेवकूफ है। याओ लाओ, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। शाओयान ने ठंडे लहजे में मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए मन ही मन कहा। ठीक है, रुको, कुछ बदलाव हुआ है। याओ लाओ ने ठीक उसी समय चेतावनी देते हुए चिल्लाया जब वह सहमत होने ही वाला था, जिससे शियाओ यान का दिल घबरा गया। याओ लाओ की चेतावनी भरी चीख से भयभीत होकर शियाओ यान का माथा पसीने से भीग गया था। वह वहीं खड़ा रहा, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुम्हारे बाईं ओर, उसके हृदय में याओ लाओ की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। चेतावनी सुनकर जियाओ यान ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी नजर बाईं ओर की खिड़की पर पड़ी और उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। डॉट 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 डॉट। पहले से पूरी तरह बंद खिड़की अनजाने में खुल गई थी, जिससे कमरे में हल्की चांदनी फैल गई। पलक झपकते ही खिड़की और उसके आसपास का सन्नाटा एक सुनहरी पोशाक पहने युवती के आ जाने से भर गया। सुनहरी पोशाक के नीचे जैद जैसे गोल और सफेद छोटे पैर थे जो हवा में एक आकर्षक चाप बना रहे थे। कमरे में चांदनी फैल रही थी, जो युवती के सुंदर चेहरे पर पड़ रही थी। चांदनी में वह किसी देवी की तरह लग रही थी, खूबसूरत लेकिन रहस्यमय। उस युवती के अचानक प्रकट होने पर जियाओ यान का गला सूख गया। उसके दिल ने दबे स्वर में एक नाम पुकारा। जुन शुनेर। अध्याय 90। सब कुछ व्यवस्थित करना। खिड़की के पास भूत की तरह प्रकट हुई उस युवती को घूरने के बाद जियाओ यान ने आश्चर्य से फुसफुसाते हुए कहा, वह यहाँ क्या कर रही है? हाँ, देखकर तो ऐसा लगता है कि उसके भी वही इरादे हैं जो तुम्हारे हैं। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए जियाओ यान ने अपना पूरा शरीर छाया में छिपा लिया। उसने तुरंत, लेकिन कुछ हिचकिचाहट के साथ, अपने मन में फिर से पूछा, शुनेर की शक्ति इतनी जबरदस्त क्यों है? जिस गति से वह प्रकट हुई है, उसे देखकर लगता है कि उसकी शक्ति किसी दाडोशी के बराबर है। उसकी असली ताकत तो वही है जो आमतौर पर दिखती है। फिलहाल वह स्पष्ट रूप से एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल कर रही है जिससे वह कुछ समय के लिए अपनी ताकत बढ़ा सकती है। उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए ऐसी रहस्यमय गुप्त तकनीक का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। याओ लाओ ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर जियाओ यान थोड़ा चौंक गया और आश्चर्य से कड़वी हंसी हंस पड़ा। एक बार फिर शुनेर की रहस्यमय पृष्ठभूमि के बारे में उसकी आंतरिक जिज्ञासा ने उसे असहाय होकर आह भरने पर मजबूर कर दिया। सिर हिलाते हुए उसने सोचना बंद कर दिया। उसकी नजर पर्दे के दूसरी ओर से गुजरी और उसने उस विचित्र घटना को देखा। कमरे के भीतर शुनेर का अचानक भूतिया रूप में प्रकट होना अभी तक लियूशी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया था।
फिलहाल वह पूरी तरह से वासना से ग्रस्त था और उसकी निगाहें बिस्तर पर लेटी खूबसूरत महिला पर टिकी हुई थीं। उसके हाथ बेतहाशा अपने कपड़ों को खींच रहे थे। कुछ देर बाद लियूशी का हाथ, जो उसके कपड़ों को खींच रहा था, रुक गया। एक 6 सितारा डोजे होने के नाते उसे आखिरकार महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उसकी निगाहें खुली खिड़की पर टिक गईं। खिड़की के ऊपर सुनहरे रंग की पोशाक पहने एक युवती आलस से खिड़की के फ्रेम पर झुकी हुई थी। सुनहरे रंग की लौ से भरी उसकी आंखें कमरे में अधनंगे आदमी को उदासीनता से देख रही थीं। उसके सफेद हाथ के ऊपर एक सुनहरी लौ तैर रही थी, जो किसी आत्मा की तरह सक्रिय और मोहक ढंग से चक्कर लगा रही थी। चांदनी में नहा रही युवती को लियूशी मूर्खतापूर्ण ढंग से घूर रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी निगाहें घुमाईं और अंततः उसकी निर्मल और मनमोहक छोटी सी सूरत पर टिक गईं। उसकी आंखों में मदहोशी सी छा गई। माहौल अनुकूल न होने के बावजूद लियूशी उस खूबसूरत चेहरे और असाधारण स्वभाव को देखकर थोड़ा सा अचंभित हो गया। कुछ देर तक अचेत रहने के बाद लियूशी अचानक मुड़ा। उसने अपने पैर जमीन पर पटके और बेतहाशा तीर की तरह मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़ा। इस अजीब माहौल में और मृत्यु के निकट होने के ठंडे एहसास के साथ उसे पता था कि उस युवती का अचानक प्रकट होना अच्छा संकेत नहीं है। कमरा भले ही बड़ा था, लेकिन लियूशी की फुर्ती के आगे बिस्तर से दरवाजे तक पहुंचने में उसे बस कुछ ही सेकंड लगे। लकड़ी का दरवाजा पास ही देखकर लियूशी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। कमरे से बाहर निकलते ही वह जोर से मदद के लिए पुकार सकेगा। जियाली भी उसकी पुकार सुनते ही तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाएगा। दुर्भाग्यवश जैसे ही वह लकड़ी के दरवाजे को छूने ही वाला था, उसे अचानक अपने पैरों में तेज दर्द महसूस हुआ। अत्यधिक गति से दौड़ रहा उसका शरीर लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा और लियूशी ने अपने कुछ टूटे हुए दांतों के साथ खून भी खांसकर बाहर निकाल दिया। भय से सिर झुकाए उसने देखा कि उसकी दोनों टांगों पर अनजाने में मुट्ठी के आकार के 2 खून से लथपथ छेद बन गए थे। खून से लथपथ छेद का किनारा पूरी तरह से काला था और उसमें से हल्की जली हुई गंध आ रही थी। कोई है जो मेरी हत्या करना चाहता है। पैरों में असहनीय दर्द के कारण लियूशी लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन उसने दांत भींचकर दर्द सहन किया। फिर उसने मुंह खोलकर पूरी ताकत से चीख मारी, तुम चिल्लाना बंद करो, कमरा मेरी आभा से घिरा हुआ है, कोई तुम्हें सुन नहीं सकता। खिड़की के किनारे झुकी हुई युवती ने बेपरवाही से कहा। जैसे ही उसने अपनी उंगली उठाई, उसकी नोक पर एक सुनहरी ज्वाला बन गई। ऐसा लग रहा था मानो लियूशी के पैरों पर लगी चोट इसी ज्वाला के कारण हुई हो। तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? दवा? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, बस मुझे जाने दो। उस युवती को घोर भयभीत होकर देखते हुए लियूशी का चेहरा पीला पड़ गया था। मृत्यु के सामने उसकी वासना आखिरकार दब गई। जमीन पर तड़पती हुई अपाहिज लियूशी को भावहीन निगाहों से देखते हुए युवती खिड़की से हल्के कदमों से कूद गई। धीमी और लगातार कदमों से वह लियूशी की ओर बढ़ी। खिड़की से हल्के से कूदी शुनेर को देखकर शियाओ यान ने महसूस किया कि उसके बाल, जो आमतौर पर उसकी कमर तक होते थे, अब लंबे होकर उसके नितंबों तक पहुंच गए थे। जाहिर तौर पर यह भी उस गुप्त विधि का ही प्रभाव था। विशाल कमरे में सुनहरे रंग की सुंदर पोशाक पहने युवती जमीन पर कराह रहे लियूशी की ओर बढ़ती रही। उसके सामने पहुंचकर वह रुक गई, सिर झुकाया और अचानक हल्की सी मुस्कान दी। उसकी इस मुस्कान ने लियूशी के दिल को जोर से धड़का दिया। क्या तुम मुझे पकड़ना नहीं चाहती थी? शुनेर की कोमल आवाज में ठंडक भरी हुई थी जैसे ही वह नीचे झुकी। लियूशी ने अपनी लार निगल ली। डर के मारे उसका चेहरा ठंडे पसीने से भीग गया था। मुझे वास्तव में हत्या करना पसंद नहीं है। लियूशी के भयभीत चेहरे को देखकर शुनेर ने अचानक आह भरी। ये सुनकर लियूशी की आंखों में एक हल्की सी आशा जगी। लेकिन इससे पहले कि वह दया की भीख मांग पाता, युवती के चेहरे पर अचानक आई शीतलता ने उसे और भी गहरे निराशा में डाल दिया। मुझे थोड़ी बहुत फिजूल की घूरती निगाहों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुमने उसका अपमान क्यों किया? तुम्हें उसका अपमान करने का क्या हक है? हो सकता है कि वह तुम्हारे जैसी घटिया बातों को दिल पर न ले, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। जैसे ही युवती की आवाज अचानक ठंडी हुई, उसकी उंगली के ऊपर मौजूद सुनहरी ज्वाला की तलवार अचानक और जोर से निकली। वह सुनहरी बिजली में बदल गई और लियूशी की छाती में घुस गई। पल भर में खून से लथपथ एक छेद बन गया। घातक प्रहार लगने के बाद लियूशी का शरीर अचानक सिकुड़ गया। उसका सफेद चेहरा धीरे धीरे काला पड़ गया, जबकि उसकी थोड़ी उभरी हुई आंखें भयावह लग रही थीं। निर्जीव शव पर एक बेपरवाह नजर डालने के बाद शुनेर खड़ी हुई और हल्की सी आह भरी। उसके ठंडे छोटे चेहरे पर लाचारी झलक रही थी और उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अगर मुझे इस बात की चिंता न होती कि शाओ यांगेगे मुझे दखलंदाजी करने वाला कहेगी, तो जियाली वंश बहुत पहले ही वुतांग शहर से गायब हो गया होता। अगर ऐसा होता तो ये सारी परेशानियां सामने ही नहीं आती। शुनेर ने अपना सिर हिलाया और कमरे में इधर उधर नजर घुमाई, फिर घूम गई। जब वह दोबारा दिखाई दी तो खिड़की के पास पहुंच चुकी थी। एक झटके में छलांग लगाकर वह रात के अंधेरे में गायब हो गई। जे ये सोचकर हैरानी होती है कि ये लड़की जो इतनी कोमल और सौम्य दिखती है, असल में लोगों को मारने के मामले में इतनी निर्णायक है। हाँ, लगता है तुम्हें कोई अनमोल चीज मिल गई है। शुनेर के जाने के कुछ ही देर बाद याओ लाओ की मजाकिया आवाज शाओ यान के दिल से निकली। सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान के साथ जियाओ यान ने एक बार फिर आह भरी। लगता है आज रात मेरी यात्रा व्यर्थ ही गई। हे, ये कहना मुश्किल है। हालांकि उस लड़की ने बेरहमी से हमला किया, लेकिन वह बहुत छोटी है और उसमें अनुभव की कमी है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर अचंभित शियाओ यान ने तुरंत पूछा, आपका क्या मतलब है? बस देखते रहो, याओ लाओ ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा और फिर चुप हो गया। याओ लाओ के हाव भाव को देखकर शियाओ यान केवल अपना सिर हिला सका और अंधेरे में छिपता रहा। उसकी निगाहें कमरे में हर चीज पर टिकी हुई थीं।
नौकरानी की सांसों की आवाज के अलावा अंधेरा कमरा पूरी तरह से शांत था। शाओ यान 10 मिनट से अधिक समय तक चुपचाप इंतजार करता रहा। जैसे ही वह भौहें सिकोड़ने लगा, लियूशी के बेतरतीब ढंग से गिरे हुए शव की आंखें हिल उठीं। दरवाजे के पास पहले बेजान दिख रहे लियूशी के हाथ धीरे धीरे हिलने लगे। कुछ ही क्षणों में बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं और उनके चेहरे की उदासी भी गायब हो गई। अपनी छाती पर खून से लथपथ घाव को देखते हुए लियूशी ने एक हल्की ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में घृणा भरी थी। धिक्कार है उस लड़की पर। अगर मैंने जाते समय शिक्षक से कुछ कछुआ सांस की गोली न चुराई होती तो मैं सचमुच यहीं मर गया होता। बड़ी मुश्किल से हाथ बढ़ाकर लियूशी ने अपनी जेब से एक जैड की बोतल निकाली। उसने सावधानीपूर्वक कुछ सफेद पाउडर अपने घाव पर डाला, फिर एक हल्के हरे रंग की गोली निकाली और बिना किसी झिझक के निगल ली। ये साधारण क्रिया करने के बाद लियूशी का चेहरा एक बार फिर पीला पड़ गया। इस गंभीर चोट से उबरने में कम से कम आधा साल लग जाएगा। कल मैं जियाली कबीले से मुझे वापस भेजने का अनुरोध करूंगा और अपने गुरु को बुलाऊंगा। गुरु की मदद से शियाओ कबीले का कोई भी अच्छा दिन नहीं बचेगा। उस समय मैं उस औरत को तब तक तड़पाऊंगा जब तक वह मर न जाए। लियूशी ने क्रूरता से अपने दांत भींचे। उसका चेहरा दुष्टता से भरा हुआ था। माफ करना बीच में टोकने के लिए, लेकिन शायद आपको वापस लौटने का मौका न मिले। जब लियूशी यह सोच रहा था कि वह आगे क्या करेगा, तभी कमरे के भीतर से हंसी की हल्की सी झलक के साथ एक बेजान सी आवाज अचानक गूंज उठी। अचानक आए आवाज से लियूशी एकदम जम गया। बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। एक आकृति जो पूरी तरह से काले लबादे से ढकी हुई थी, धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकली। कितनी लापरवाह लड़की है। आखिरकार मुझे ही इन सब का अंत करना होगा। काले लबादे के नीचे से एक युवक की आवाज निकली। उसकी हथेली हल्के से फैली हुई थी और धीरे धीरे एक सफेद दिव्य ज्वाला प्रकट हुई। एक दिव्य ज्वाला। इस विचित्र सफेद ज्वाला को देखकर लियूशी की आंखें सिकुड़ गईं और वह अनजाने में भय से चीख पड़ी। बधाई हो, आपका उत्तर सही है। ये रहा आपका इनाम। मुस्कुराते हुए काले लबादे वाले व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया। पल भर में उसके हाथ से एक काली सफेद लौ निकली। बिजली की गति से उसने लियूशी को घेर लिया और पलक झपकते ही उसे राख के ढेर में बदल दिया। लियूशी को चीखने का भी समय नहीं मिला। उस क्षण से लियूशी के नाम से जाना जाने वाला कीमियागर महाद्वीप से गायब हो गया। काले लबादे वाले उस व्यक्ति ने ठंडे स्वर में ताली बजाई और एक बार फिर हाथ हिलाए। हवा के झोंके से जमीन पर पड़ी राख उड़ गई और जमीन साफ हो गई। फिर वह आराम से खिड़की से कूदा, हवा में ऊपर उठा और तेजी से चला गया। किसी को आगाह किए बिना काले लबादे वाला आदमी तेजी से जियाली कबीले के घर से निकल गया। उसके पैर हल्के से एक घर की छत पर पड़े और जैसे ही वह कुछ दर्जन मीटर की छलांग लगा पाया, वह अचानक रुक गया। बेबसी से आह भरते हुए उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। बगल के एक टावर के किनारे पर सुनहरे वस्त्र पहने एक युवती अपने गोल बर्फ जैसे सफेद पैरों को बेतरतीब ढंग से हिला रही थी। सुनहरी चमक से भरी निर्मल आंखों से वह छत पर काले लबादे वाले व्यक्ति को आलस्य से घूर रही थी। आप कौन हैं? युवती ने अपनी कोमल ठुड्डी उठाते हुए रात की हवा से लहराते काले बालों को धीरे से छुआ। उसकी मधुर आवाज उनके आसपास के छोटे से स्थान में गूंज उठी।